कोचिंग से कब आए तुम लोग घर? 8 बजे के बाद छुट्टी करते हैं। 5 बजे 5 बजे। हाँ चलो आखिरकार आ पाए। चलो क्वेश्चन नंबर 1। बता दीजिए। बता दीजिए सर। Uniform magnetic field. The path consists of two straight sections, each between pair of uniformly charged plates. The two. अरे ये समझना है ना, मैग्नेटिक फील्ड जैसे पॉजिटिव चार्ज मान लो, ये अंदर की तरफ घूम रहा है, वेलोसिटी इसके पास इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ रहा होगा? डॉट क्रॉस मतलब है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्रॉस होगा। ठीक, यहाँ वेलोसिटी इधर है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होगा, लेकिन अंदर स्ट्रेट लाइन है, तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड तो हो गई, शायद इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। और किस तरफ होगा? इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन है तो डॉट होगी ना। डॉट वॉट मैंने तो पॉजिटिव माना, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन है तो डॉट कर लो, डॉट कर लो। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर वेलोसिटी से जा रहा है और डॉट है, तो इस पर फोर्स कहाँ आएगा? अंदर ई डॉट। ठीक है, तो फोर्स अगर इधर आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स हमें ऊपर चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें नीचे चाहिए, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होना चाहिए। क्लियर? ओके। सिमिलरली नीचे देख लो, नीचे वेलोसिटी इधर है, इस हिसाब से यहाँ से डॉट होना चाहिए, तो इसका फोर्स ऊपर आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ ऐसी चाहिए। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड हमने अलग से लगाई है ना, कि इन्हीं प्लेट्स की वजह से जनरेट। मैग्नेटिक फील्ड पूरे में है, देखो पढ़ो, मैग्नेटिक फील्ड तो पूरे स्पेस में मौजूद है, डॉट यहाँ 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 सब जगह। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ प्लेट के बीच में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो इसका पोटेंशियल हाई है, यहाँ इसका हाई है इससे। ठीक है, चलो क्वेश्चन 2। ये भी बता दीजिए। बता दीजिए। अब या तो ये ट्रेजेक्टरी सर्कल होगी। अब अगर सर्कल है और पॉजिटिव चार्ज है तो हम मान सकते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें, साइक्लोइड मान लो पॉसिबिलिटी की बात करें, या तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हो इतने में, तो मैग्नेटिक फील्ड के क्या निकलेगा? mv/bq = r, इससे मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगा। लेकिन क्वेश्चन में शायद इलेक्ट्रिक फील्ड कहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। पॉसिबिलिटी की बात करें, पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ एक पॉइंट चार्ज हो और ये पॉइंट चार्ज में सर्कल घूम रहा हो, ऑर्बिटल स्पीड हो। आ गया समझ में? पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहाँ एक लाइन चार्ज हो और 2k λ/r × q mv²/r। या एक और पॉसिबिलिटी है कि ये पाथ सर्कल भले ना हो, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ हो तो ये पैराबोलिक पाथ में ऐसे मूव कर सकता है। ठीक, अब हम देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। As shown in figure, leaves through the exit port with same speed. ठीक है, electric field acting on the ions is to have constant. ठीक है, तो एक तो तरीका ये हो सकता था, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो पॉइंट चार्ज या फिर कोई लाइन चार्ज होता, उसकी वजह से इस पूरे पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट निकलता मैग्नीट्यूड में। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड क्या होगा? QE ही mv²/r प्रोवाइड कर रहा होगा। क्लियर? तो आगरा तो हो गया। ठीक है, समझ गया ना कैसा? एक इलेक्ट्रोड ऐसा, एक इलेक्ट्रोड ऐसा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी। ग्रेविटी टाइप्स। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड टू कॉन्सेंट्रिक शेल्स। ठीक है, द फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय टू प्लेट्स यूनिफॉर्म इन डायरेक्शन। अब ये कह रहे हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होती, तो हम इसी क्वेश्चन को ऐसे सोच रहे हैं, यहां से डॉटेड करो, तो ये प्रोजेक्टाइल वाला केस है, 45 से फेंका, 45 पे गिर गया और ग्रेविटी इधर है,
यस सर। समझ गए? तो सेम स्पीड से जाएगा, सेम स्पीड से वापस आएगा, डिविएशन भी 90 डिग्री का होगा, और ये आर है, ये आर है, तो इसकी रेंज r√2 है। तो r√2 इज इक्वल टू v स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा बाय g। ठीक, तो r√2 वाला आ जाएगा यहाँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा mv स्क्वायर बाय qr√2। ठीक, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन सर थर्ड हो गया। सिलेंडर और शीट का क्या रोल था? किसका? मतलब सेकंड वाले क्वेश्चन में, मतलब हम लोग उसे रखें कैसे, उसकी ओरिएंटेशन क्या रहेगी उसमें? किसकी? जिसमें ऐसे पूछा ना कि यहाँ पे अगर वो ये प्लस मान लो, ये माइनस मान लो, ये ऐसा है, और चार्ज ऐसे जा रहा था। तो मतलब सबकी तो अलग अलग होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अगर ये सरफेस की वजह से अलग होगी, सिलेंडर की वजह से अलग होगी, और स्फीयर की वजह से अलग आएगी, एक्सप्रेशन जो आएंगे अपने। तो जो भी है उसी ई की वैल्यू तो पूछिए उस पॉइंट पे। तो उसके लिए सर वैल्यू तो ऐसा ई है की कि पूछी है ना। हाँ, ट्रेजेक्टरी के हिसाब से सिलेंड्रिकल पॉसिबल होगा, ऐसा सोच के कर देंगे। नहीं, हमें बस सिमेट्री देखनी है कि सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करना है। हाँ, ये तो स्फेरिकल भी दे सकता है, कोई भी दे सकता है। तो ई की वैल्यू निकल आई हमारी mv स्क्वायर बाय r। ठीक। अब ये ई की वैल्यू 2k लैम्डा बाय r है कि k क्यू बाय r स्क्वायर है, हमें इससे मतलब नहीं है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। फिर दिल्ली वाला पार्ट। हर पार्ट पे फोर्स निकाल लो। बी वेरिएबल है, बी वेरिएबल है, तो m क्रॉस b काम करेगा नहीं। ये तभी लगता है टॉर्क के लिए जब m b यूनिफॉर्म होता है। ठीक, गुड आंसर दिया M है। क्रॉस B डेली आंसर है। तो इज नॉट वैलिड लिखा है ना, अच्छा, नॉट वैलिड लिखा है ना। ठीक है, चारों पे सर फोर्स निकाल लो, सबसे बढ़िया। फॉर्म पे भी आ रहा था। चारों पे फोर्स निकाल लो, इससे आसान कुछ नहीं। बी नॉट वाई बाय एल आई कैप, तो इसका y 0 है तो इस पे तो आएगा नहीं, इस पे आएगा x वाले की वजह से। x का आंसर क्या है? जे कैप में मैग्नेटिक फील्ड का, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस पे फोर्सेस निकाल सकते हैं हम। इस वाले पे फोर्सेस करंट कितना है? लेफ्ट, तो I से B डॉट, तो यहां बना छोटा डॉट, बड़ा डॉट, बड़ा डॉट, बड़ा डॉट, बड़ा डॉट, ये आया। तो इस हिसाब से ऊपर बनेंगे क्रॉस। ठीक है, नीचे क्रॉस होना चाहिए था ना। अच्छा, वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये आए, क्योंकि ये आई कैप वाला जो असर है, आई कैप वाला असर यहां नहीं डाल सकता था इन दोनों पे, तो दो पे एक का असर आएगा, दो पे दूसरे का असर आएगा। ठीक है, आई कैप वाले का असर आएगा इस पे, तो आई कैप इधर है, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, सॉरी करंट कैसा है? अंदर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो आई से बी डॉट, तो इसका बनेगा डॉट ऊपर, छोटा 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 छोटा, इस पे क्रॉस 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 क्रॉस। और लीनियर वेरिएशन है तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हम कहां मान सकते हैं? यहाँ 2l/3 पे। ये समझ में आया? ट्रायंगल की एनालॉजी लगा के। हाँ हाँ, ट्रायंगल की एनालॉजी वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि डिस्टेंस तो वही आएगा, इसका डिस्टेंस तो l ही आएगा, और ये इंटीग्रेशन से हम फोर्स निकाल लेंगे, तो b नॉट x बाय l i dx इंटीग्रेशन, तो b नॉट i l/2 ये फोर्स आएगा। सर सर डायरेक्शन वो ऊपर और नीचे वाली गलत बनी है, मतलब ये क्या बोलते हैं, ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड की। हॉरिजॉन्टल, कौन सी? हॉरिजॉन्टल वाली। हॉरिजॉन्टल साइड पे नीचे करंट क्रॉस इधर है, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है हमारा? आई, करंट ऊपर है, आई से बी, आई से बी, सही तो है, आई से बी क्रॉस नहीं, हॉरिजॉन्टल वाले पार्ट पर ये तो ठीक है। नीचे हाँ, आई से बी, ओके, क्रॉस और डॉट उल्टे, ठीक है, क्रॉस और डॉट उल्टे बने, ठीक है, तो कर लो क्रॉस और डॉट उल्टे, तो आ गया आंसर, और क्या। ठीक, तो इसकी वजह से कहाँ आया क्रॉस, इसकी वजह से आया डॉट, और टॉर्क आया ऐसा।
तो इस पे डॉट, इस पे क्रॉस, और PIL/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने है। फिक्स कर दिया एक्सेस, एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस कर दिया। कपल है ना, किसी के अबाउट निकालो, क्या फर्क पड़ता है टॉर्क। नहीं बट उन्होंने इफ कॉइल इज फ्री टू रोटेट अबाउट एक्स एक्सेस मतलब। हाँ ठीक है, तो टॉर्क हम लिख लेते हैं ना टोटल, और दूसरा टॉर्क आया टॉर्क 1 और टॉर्क 2 इसका, तो एक्स एक्सिस के अबाउट, तो इस पे आया डॉट, इस पे आया क्रॉस हमारी तरफ, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब फ्री टू रोटेट किसके अबाउट है, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा, ए और बी ऑप्शन में। ऑप्शंस में लिखा है, ऑप्शंस में, ठीक है। रोटेट अबाउट एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अबाउट है तो ये अकेला टॉर्क आएगा, वाई एक्सिस के अबाउट है तो ये अकेला टॉर्क आएगा। तो आगरा बॉम्बे तो सही है ना, हाँ वही चेन्नई भी बॉम्बे सही है, लिखा था। आगरा बॉम्बे चेन्नई तीनों ही तो सही है। All ही दिया आंसर, क्या दिया, all ही दिया। हाँ ओके, दिल्ली तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। ME2 देख रहा था हाँ, मैं, दिल्ली। सर सही ऑल था। दिल्ली, मुझे ये पूछना था कि इनकेस इत्तेफाक से कैलकुलेशन करके दिल्ली वाला मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मैच कर जाती तुम तो दिल्ली कैसे लगाते। कैसे लगाते, बी कहाँ का लेते, टॉर्क में म्यू और हाँ बी, ये बी किस पॉइंट का, बी तो हर पॉइंट पे सही अलग अलग है, किस पॉइंट का लेंगे। छोटे डिस्टेंस के लिए तो लग जाएगा। चलो। अरे जब स्मॉल होगा तो बी तो वैसे यूनिफॉर्म मान सकते हैं। सर ये आपने प्लस माइनस कैसे देखे, बस उल्टा, एक उल्टा हो गया ना टेंडेंसी मतलब। टेंडेंसी टेंडेंसी देखिए, इस पे डॉट है, इस पे क्रॉस है, तो ये ऐसे घूम रहा है, हाँ तो यहां से देखो तो ये एक्स एक्सिस की तरफ आता है स्क्रू रूल के हिसाब से, एक्स एक्सिस की तरफ आता, हाँ अच्छा ठीक। स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल। सर आपने फोर्स कपल से टॉर्क निकाला बट उसकी तो एक्सेस फिक्स थी ना जिसके अबाउट उसे रोटेट करना था। हाँ तो इसीलिए तो एक बार में एक आंसर आया, दूसरी बार में दूसरा आंसर आया। नहीं आपने सेंटर के अबाउट निकाला कि सेंटर से अरे के टॉर्क अबाउट। हमेशा कपल की प्रॉपर्टी होती है, हर पॉइंट के अबाउट यही आता है। ओके इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस वाला जो टॉर्क आता है वो हमेशा हर पॉइंट के अबाउट सेम ही आता है, चाहे हिंज भी क्यों ना हो किसी एक एक्सेस के अबाउट। हिंज भी हो कुछ भी हो। वो सर इसलिए ना क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स के एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होते, नहीं, तो उससे कोई लेना देना नहीं है, मैथमेटिक्स है कि हमेशा इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस का जब भी आप टॉर्क निकालोगे, तो चाहे आप इस पॉइंट के अबाउट निकालो, सिंपल सी बात है, देखो ना, ये मैं पहले बता चुका हूँ यार। हाँ। ये R1 है, R2 है, तो R1 क्रॉस F माइनस R2 क्रॉस F, यही टॉर्क होता। हम्म, F अच्छा। कॉमन ले सकते हैं, हाँ 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 R1 माइनस R2, हम्म, और R1 माइनस R2 ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना, हाँ डिपेंड ही नहीं किया पॉइंट पे, ठीक। ठीक। चलो क्वेश्चन 4, सर इसमें चलो। मैग्नेटिक कैसे निकाल सोचते थे, कांस्टेंट निकलती है ना इसकी ऐसी, तो मतलब हम लोग उस एम्पियर लॉ से शायद नहीं सोचते थे, एम्पियर लॉ से ही सोचते थे यहाँ पे। उसका रो R बाय 3 एप्सिलॉन नॉट होता है, हाँ इसी तरह इसका बनेगा, रो की जगह शायद J होगा, सिलेंडर है तो रो बाय 2 एप्सिलॉन आता है। म्यू 0 J बाय 2, वो सीवन या से कुछ हाँ। होता है। नहीं, तो ये मैग्नीट्यूड हमने ये जो Cross. चीज सोची है सर, ये वाली हाँ। हमने एम्पियर लॉ से सोची है क्या, नहीं सुपरपोजिशन से। कि अच्छा वो भर के खाली करने वाला। हाँ इसका आंसर निकला था ना R पे, हाँ हाफ हाँ म्यू 0 J क्रॉस R, ठीक है। ये आया था R इनसाइड पे। तो जब यहां लोगे तो दो आएंगे, एक C1P एक PC2, हाफ म्यू 0 J क्रॉस C1P माइनस हाफ म्यू 0 J क्रॉस C2P, कंबाइन करो ठीक है C1 C2, तो यूनिफॉर्म आया और डायरेक्शन क्रॉस के हिसाब से नीचे, तो इसकी Okay. डायरेक्शन आएगी नीचे, ठीक। आगे क्वेश्चन नंबर 5, चले सर। क्वेश्चन नंबर 6 इसका दिल्ली पार्ट बता दीजिए। बताता हूँ क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड सेंटर, ओके। इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब हम अकेले इसका आंसर निकालते इस पे, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड आता ऐसा आता, क्लियर, यस अकेले एक चार्ज का वेलोसिटी भी, लेकिन एक और चार्ज रख दूं तो इसका आंसर आएगा ऐसा इसके सामने, तो जोड़ने पे नेट भी इधर आ जाएगा, ठीक है।
और बी नेट का फॉर्मूला μ0/4 2m बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2 होगा। और मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? इसका मैग्नेटिक मोमेंट तो I इंटू एरिया, I आएगा 2q बाय टाइम पीरियड इंटू पाई आर स्क्वायर। पी नेट तो अंदर की तरफ आना चाहिए ना। एक्स स्क्वायर ये आएगा, हाँ ठीक है। अब वो एरो ठीक कर लेना, मैग्नीट्यूड तो यही आएगा, मतलब वही फॉर्मूला बनेगा जो पूरी कंप्लीट रिंग का फॉर्मूला था अगर आमने सामने आ जाते तो। और लॉजिकली बिल्कुल सही बात है ना, μ0/4 q v क्रॉस r बाय r क्यू, यही फॉर्मूला था अभी। ठीक है, मान लो हमें इस फॉर्मूले से नहीं करना, तो सोचो q v क्रॉस r में ये परपेंडिकुलर है, ये v r, यह है समझ में, v क्रॉस r इधर है पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, तो अगर अब मैं इसका आंसर लिखूं तो क्या बनेगा? μ0/4 q v स्मॉल r sin 90 बाय स्मॉल r q, ये बनता। तो μ0/4 q v बाय स्मॉल r स्क्वायर। लेकिन ये तो ये है, लेकिन इसके सामने अगर दूसरा मौजूद है तो अगर ये थीटा है तो बी नेट दोनों का 2b साइन थीटा बनेगा। तो μ0/4 2qv बाय r स्क्वायर, और साइन थीटा कैपिटल R बाय R है, तो μ0/4 2qvr बाय r क्यूब r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2, ये आंसर। ठीक, तो सामने इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस अगर आ गए तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा आगे की तरफ आ जाएगा। ठीक, चलो पक्का समझ में आया? अकेले एक पॉइंट चार्ज का वेरिएबल है, लेकिन जब दूसरा पॉइंट चार्ज सामने रख दिया तो ये कांस्टेंट हो गया। तो ये फॉर्मूला बनेगा। तो हम इस चार्ज और इस चार्ज की वजह से यहाँ पे एरो इधर आएगा, इस चार्ज और इस चार्ज की वजह से भी एरो इधर आएगा, और नीचे वाले चार्जेस की वजह से भी एरो इधर ही आएंगे। तो 4 टाइम्स कर सकते हैं, कटेंगे नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। 8 टाइम्स होगा ना सर, 4 8। मैं 2 गुना ऑलरेडी कर चुका हूं ना। अच्छा ठीक। ठीक, तो सेंटर से डिस्टेंस कितना है इसका? a/2। रेडियस कितनी है? r√2। एज a है ना इसकी, हाँ, रेडियस है इसकी a√2, और x की वैल्यू है a/2। आया समझ में? ठीक है, और ये हमने छाप दिया इसमें 8 गुना, ये कर दिया 4 गुना कर दिया, तो ये आ गया नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज a/2 a√2। कौन सा बन रहा है इसमें? चेन्नई। Polarity of any 4 charges is reversed. The magnetic field at center of Q will be 0. नीचे की 4 कर दो माइनस। नहीं, वो तो any of charge, देखो नीचे के 4 के नेगेटिव कर दो 0 हो जाएगा। any 4 ये हर केस में आएगा, ये नेगेटिव कर दो तो भी 0 हो जाएगा, यहाँ करने पे भी 0 हो जाएगा, नीचे वाले नेगेटिव करने पे भी 0 होगा। 3 नेगेटिव 1 पॉजिटिव ऊपर का, वो भी हो जाएगा, एक पॉजिटिव वो और भी हो नेगेटिव जाएगा। बन जाएगा। पेयर में कट जाएगी। एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट सबके सेम ही आएंगे, सही बात है। एक्सिस के अलोंग वाले कंपोनेंट सेम आएंगे, 4 प्लस है मैग्नीट्यूड में, 4 प्लस है 4 माइनस है, कट ही जाएगा। बट एक्सिस के परपेंडिकुलर वाले उनको चेक नहीं करना पड़ेगा। एक्सिस के परपेंडिकुलर वाले भी सबके सेम आएंगे। वैसे सर कॉइल मान लेते a/√2 की रेडियस की, तो करंट ही 0 हो जाता। किसमें? मतलब ये जो चार्जेस रखे हैं 4, इनमें आई इसमें मान करंट सकते हैं ना, इसमें कॉइल, इस वाले हाँ, कॉइल हाँ, का तो रिजल्ट ही करंट, तो यूज किया था मैंने सबसे पहले। हाँ वही, तो करंट ही 0 हो जाता।
बी वाले केसेस में 4 चार्जेस अलग कर दिए। तो 4 चार्जेस कहाँ हैं? कहीं पे भी लिख सकते हैं। ऊपर कहीं पे 3 भी मान लो। नेगेटिव, एक यहाँ पॉजिटिव, यहाँ 3 पॉजिटिव, एक नेगेटिव। तो कैसे दोनों कह रिंग का दिया इक्वल अपोजिट आ गया ना, दोनों रिंग का इक्वल अपोजिट आ गया चार्ज, तो सेंटर पे हाँ। 0 टर्म हो जाएगी। वो ऐसे सिंपली चाहिए। ये है कि हर कंपोनेंट का पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट बराबर है, सिमेट्री है ना। तो सभी का पैरेलल परपेंडिकुलर बराबर है। अगर नेट चार्ज का समेशन 0 है तो पैरेलल भी कट जाएंगे, परपेंडिकुलर भी कट जाएंगे। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। चले क्वेश्चन नंबर 8 ये बच गया। ये बताना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन हमने गलत ट्रीट किया था, किसी ने पूछा क्वेश्चन में। 1 मिनट ये समझना, ये ऐसा है, ठीक है। अब अगर ये सिंपली बिना रोटेट किए नॉर्थ साउथ होता तो ये नॉर्थ साउथ को ऐसे मोड़ देता, और ये कॉइल ऐसे ऑक्सीलेट करना चालू कर देती, और टाइम पीरियड 2π√I/mb आ जाता। क्लियर? अच्छे से समझना इसकी एनालॉजी। एक अगर कोई डिस्क होती या कोई डिस्क है ऐसी, इस डिस्क को बिना रोटेट किए थीटा से छोड़ दिए तो ये ऐसे ऑक्सीलेट करना चालू कर देगी, ऐसे ऑक्सीलेट करेगी, टाइम पीरियड वही 2π√L/g आएगा, ठीक है। लेकिन जब इसी डिस्क को अगर मैं घुमा के छोड़ता हूं ऐसे ग्राउंड पे, ऐसे रोटेट करके छोड़ता हूं, तो ये फिर नीचे नहीं गिरती। नीचे गिरने की वजह क्या होता है? वो टॉर्क ये घूमना उसके चालू कर देगी, ये ऐसे घूमना चालू कर देगी। इवन आप ऐसे समझ लो इसको, अगर इसके पास ये ऐसा रोटेशन है, अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूं ना तो नीचे नहीं गिरेगी, ये घूमना चालू कर देगी सर्कल में, ऐसे घूमना चालू करेगी। लेकिन इसी में अगर ये रेस्ट पे होती, इसके पास ओमेगा नहीं होता, तो ये फिर सीधे ऐसे गिरती। गायरोस्कोप है ना। हाँ, ये पक्का दोनों में अंतर समझ में आया क्या होगा? ये डिफरेंस समझने की कोशिश करें, तभी वो क्लिक करेगा कि वहां पे मोशन कौन सी वाली होगी। ओके ठीक है। तो कब जब इसके पास ओमेगा नहीं था तो ये पेंडुलम है, SHM। लेकिन अगर इसके पास ओमेगा है, ओमेगा नॉट है, तो ये पेंडुलम ना बनके वही हमारा टॉर्क इस एंगुलर मोमेंटम को घुमाने में खर्च होगा और इसकी मोशन कोनिकल होगी, ये कोनिकल पेंडुलम बनेगा। ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं कि इसका एंगुलर मोमेंटम वेक्टर हम रोटेट करने में खर्च कर दे रहे हैं वही चीज। एंगुलर मोमेंटम का कौन सा कंपोनेंट यूज हो रहा है? हॉरिजॉन्टल बदल रहा है या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल बदलेगा। ये टॉर्क है, टॉर्क है mgr sin थीटा, लिख सकता हूं। और dL/dt, ये d/dt ऑफ L का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, लिख सकता हूं। यस सर। और इसकी वैल्यू में L sin थीटा, L sin थीटा इनटू एक नया ओमेगा। ये झिला क्या हुआ? ये प्रिसिशन वाला ओमेगा है। यस ये सर। प्रेसेस करना चालू कर देगा, है ना। हाँ सर। और वो ओमेगा डैश की वैल्यू आ गई, पक्का समझ में है? यस सर। सर L sin थीटा ओमेगा डैश, यही तो था ओमेगा क्रॉस। ए वेक्टर को अगर किसी ओमेगा से रोटेट करते हैं तो dA वेक्टर बाय dt ओमेगा क्रॉस ए था ना। हाँ तो ओमेगा डैश में मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस रॉस तो अपन ने मैनेज कर लिया, मैग्नीट्यूड बराबर कर दिए, डायरेक्शन अंडरस्टूड है, सही है। तो एंगुलर मोमेंट की डायरेक्शन टेंशन चेंज कर रहा है ना। ये क्या है? mg चेंज कर रहा है, टेंशन का तो टॉर्क ही नहीं है। तो सर उस डायरेक्शन में होना चाहिए था, mg उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन में होना चाहिए था, लेकिन mg का टॉर्क कहाँ है इस पे? इसके जस्ट नीचे, मतलब एकदम नीचे की डायरेक्शन में। हाँ, mg का टॉर्क अंदर है, अंदर, इसीलिए ये ओमेगा अच्छा। ऐसे घूमेगा उस तरफ, ऐसे घूमना चालू कर देगा। ठीक है, अच्छा हाँ, वो उनकी डायरेक्शन में आ जाएगा, है ना। ये आया समझ में पहले? चले बिल्कुल यही क्वेश्चन था सेम। ठीक है। तो अब मैं ये क्वेश्चन समझाता हूँ क्या था। अगर इसी क्वेश्चन में सिंपली ये होता कि अगर कोई कंपास होता,
तो इसके पास खुद का एंगुलर मोमेंटम तो था नहीं, तो इसकी मोशन इस तरह ऑक्सिलेटरी मोशन होगी। आ गया समझ में? और यहाँ टाइम पीरियड 2π√I/mb वाला केस हो, ये प्रोसेस नहीं करेगा। लेकिन जब हम इस केस की बात करें तो यहाँ पे प्रेसिशन चालू हो जाएगा। क्योंकि इसके पास ये ओमेगा था, तो वो जो टॉर्क है वो इसको घुमाने में खर्च हो जाएगा। ये समझ गए? ओके। तो ये हमारा L है, तो ये जो टॉर्क हमारा है dl वेक्टर बाय dt इज इक्वल टू m क्रॉस b। तो m भी साइन थीटा, ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड है, और dl बाय वेक्टर, तो ये मैं ओमेगा डैश फिर से लिखूं, ओमेगा डैश इंटू l का साइन, फिर से साइन ही, हाँ सही, साइन ही तो है। तो ओमेगा डैश की वैल्यू आ गई, वो आपने ओमेगा डैश ऐसे लिखा ना, वो उसका रेट ऑफ चेंज इनटू वो वेक्टर। हाँ वैसे ही लिखा, सर इसमें प्रेसिशन वाला, सर ये प्रेसिशन वाला। सर इसमें एक छोटा सा डाउट अभी आया कि अगर कोई भी रीजन की वजह से ओमेगा हमारा मतलब जो घूम रहा है डिस्क, वो घटता या बढ़ता, तो जो थीटा है वो बढ़ता या घटता सर? थीटा कांस्टेंट है, नहीं सर, थीटा कांस्टेंट है इसमें। ये कोन की तरह घूम रहा है, नहीं सर, कोनिकल पेंडुलम है ये। वो बात समझ में आ गई सर। मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर मैंने जो हमारी डिस्क है वो ओमेगा से रोटेट कर रही है, तो अगर वो ओमेगा अलग है, ये ओमेगा अलग है, ये ओमेगा डैश अलग है, ये तो ठीक है ना? हाँ सर, ये ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, ये भी कांस्टेंट रहेगा, ओमेगा डैश हॉरिजॉन्टल का है ना? ओके सर। मैग्नीट्यूड में ये ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। ओमेगा डैश प्रिसिजन वाला है, लट्टू है ये, तो लट्टू वाला केस है। ये सर प्रिसीजन आप क्या बोल रहे हैं, थोड़ा समझ में नहीं आया। पूरा लेक्चर दिया था मैंने एक प्रिसिशन के लिए, ठीक? तो ये ऐसा था, है ना? तो ये इसको जो टॉर्क m क्रॉस b है वो उसको घुमाने में खर्च हो रहा है। अब बताओ टॉर्क की डायरेक्शन क्या है? m क्रॉस b की हमारी तरफ, m क्रॉस b हमारी तरफ है, तो इसकी टेंडेंसी डॉट में आने की हमारी तरफ। तो अगर इधर से देखते तो ये क्लॉकवाइज आता, देखो क्लॉकवाइज आता, ऐसे घूमता ना, तो क्लॉकवाइज आता। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ। अब देखते हैं किस किस के आंसर क्या है हमारे। तो इसमें ये साइन थीटा नहीं चाहिए था, क्योंकि ओमेगा डैश की वैल्यू, प्रेसेशन वाले ओमेगा की वैल्यू mb/l आया, और m मैग्नेटिक मोमेंट कितना है? q/2m। m/l हम q/2m लिख सकते हैं ना सीधे, समझ गया ना ये क्या कहा मैंने? सर q की वैल्यू सिग्मा इंटू पाई r स्क्वायर बाय 2m, ये आया, जो कि आंसर नहीं है। तो आंसर आगरा सही है शायद। आगरा क्या है? टॉर्क है mb sin थीटा। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है ना, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्यों? वेरिएबल है क्या सिग्मा? नहीं, सिग्मा तो कांस्टेंट है। सिग्मा इंटू पाई r स्क्वायर नहीं लिख देंगे चार्ज के लिए? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। किसको? करंट से सोच रहा था। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू, हाँ इसमें वो q/2m, सीधे दोनों की वैल्यू रेशियो नहीं आ जाएगी? अभी तो m/l निकल आया ना। हाँ सर, वो तो जब हम यहाँ निकालेंगे m क्रॉस b, तो यहाँ हम रेशियो से m निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लेकिन q/2m इंटू l वेक्टर इज इक्वल टू m, इससे तो काम चल जाएगा ना। हाँ सर, q/2m l वेक्टर कितना बनेगा? हाफ m r स्क्वायर ओमेगा इंटू b इंटू साइन थीटा। तो 1/4 आगरा सही है, दिल्ली सही है। सर इसमें जो आपने ऊपर आंख बना के एक बार डायरेक्शन बताई थी ना, कैसे रोटेट करोगे, एक बार फिर से बता दीजिए। अरे यार तुम तो सोच लो यार, खुद ये कैसे बता दूं यार, ये ऐसे घूम रहा है तो ये क्लॉकवाइज नहीं दिखेगा ऊपर से, ये नहीं सोच पा रहा है।
ये ऊपर से देखने पे क्लॉकवाइज नहीं है। नहीं, वो तो ऊपर से देखने पे तो क्लॉकवाइज है, और यहाँ से मेरे को क्लॉकवाइज समझ में नहीं आया, मैं कैसे निकालूं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अरे एम डॉट भी हमारी तरफ है ना, टॉर्क की डायरेक्शन, तो हाँ। ये एल वेक्टर को अपनी तरफ घुमाएगा ना। अच्छा ठीक है, चलो चलो। mg में जैसे किया था, ऐसे समझो कि टॉर्क हमेशा एल वेक्टर को खुद के पैरेलल ले जाने की कोशिश करता है। तो ऐसे सोचो, mg जैसे मान लो ये था रोटेशन, हाँ। इसका टॉर्क एंगुलर मोमेंटम बाहर की तरफ है, ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो ग्रेविटी के टॉर्क की डायरेक्शन इसके अबाउट ऐसी है। हाँ मतलब हाँ। क्रॉस क्रॉस है, क्रॉस है, मतलब ये अंदर की तरफ जाएगा। क्रॉस से मतलब अंदर की तरफ जाएगा। जो टॉर्क की डायरेक्शन है, एंगुलर मोमेंटम में चेंज भी तो उसी डायरेक्शन में आएगा। अच्छा ठीक, और अंदर की तरफ जाएगा, इसका मतलब ये कुछ ऐसे घूमते हुए दिखेगा। क्लियर हो गया। अब ठीक है, थैंक यू सर। चलो आ जाओ क्वेश्चन 9 और 10 पे। 9 और 10 काफी अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ से ये बता रस्सी, दीजिए। हाँ ठीक है, यहाँ पे ये स्ट्रिंग पे फोर्सेस आएंगे ऐसे यूनिफॉर्म। तो हम ये देखें कि अगर इस पे यूनिफॉर्म फोर्सेस आए हैं तो इसके अंदर एक टेंशन डेवलप हो गई होगी, खिंचाव है। तो टेंशन अगर हम टी माने कि दोनों तरफ टेंशन टी आ गई, ये एंगल माने, ठीक है, 2 थीटा। ठीक, तो अब देखें वर्टिकल कंपोनेंट, ये वाली लेंथ, तो ये BIR इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा, हम सीधे इसका फोर्स लिख सकते हैं। टोटल कितना है, ये BI 2R sin थीटा लिख सकते हैं। और यहाँ T से भी 2T sin थीटा नीचे है, यही BI 2R sin थीटा के बराबर है। T की वैल्यू BIR के बराबर, थीटा वाला टर्म ही कट गया। इसका मतलब ये टेंशन थीटा इंडिपेंडेंट है, तो इस टेंशन का वही आंसर है जो कंप्लीट रिंग का आंसर होता। और कंप्लीट रिंग का BIL F रेडियल बाय 2 पाई यही होता। हाँ आ गया वही BIR, ठीक है। हाँ मैं तो वैसे ऐसे सोचता हूं, इसका आंसर हमने निकाला था F रेडियल बाय 2 पाई, इसको फोर्स पर रेडियन कह दूं, ही टेंशन है। सोचो, इसे रेडियल फोर्स पर रेडियन ही टेंशन है, ये लिख दूं। और रेडियल फोर्स पर रेडियन, तो यहां भी वही आएगा जो पूरे में, मान लो क्या फर्क पड़ रहा है, हाँ सही क्योंकि एंगल बढ़ रहा है तो फोर्स का स्केलर समेशन भी तो बढ़ रहा है, हाँ ठीक है, टेंशन से है ना। तो इस पे जो टेंशन आई, ये टेंशन और ये टेंशन, टेंशन mg के बराबर है और टेंशन ही BIR है। आ गया जिसमें, ठीक है। और लास्ट में मेरे ख्याल से रेडियस R mv बाय BQ सीधे है, यही है। हाँ कुछ होगा और क्या। चलो अब आ जाओ अगले पे, मैकेनिकल अटैचमेंट कीप्स देम रोटेटिंग होगा। The two ये सर इस cylinder have वाले the में same length सर, एक but बार different बता radius. The दिए। each cylinder is an insulator. There is a fixed charge per unit radius. Both cylinder rotate with angular velocity. Correct value of electric field and magnetic field. पहले वाले पार्ट में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हाँ ठीक है। आर्क इंडिपेंडेंट कैसा आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड किसमें? अरे ये सोलेनॉइड बन गए कि नहीं? सॉलिनॉइड हो गया। ऐसे घूम रहा है तो ये सोलेनॉइड है ना, इसमें ऐसा है। ठीक। मैं समझ गया तुमने क्या गलती की थी, इसमें ऐसा, ये तो सोलेनॉइड है। सिलेंडर मान लिया, ठीक है। वो तब होता जब ये ऐसी वेलोसिटी, हाँ, तब करंट ऐसे जाते ना। हाँ समझ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वाकई में वही सिलेंडर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। सर ये इसके चार्ज सिर्फ आउटर सरफेस पे है ना? वो तो शेल इंसुलेटर है, क्या फर्क पड़ता है उस आउटर पे का।
सिग्मा सेम है या चार्ज सेम है? वो भी सरफेस सिग्मा चार्ज सेम है। डेंसिटी दे रखी है तो तो समझ देखो में आ ही अंदर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, हम्म। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। हाँ। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड देखें तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगा किसका? दोनों का। अंदर मैग्नेटिक फील्ड दोनों का आएगा, बाहर सिर्फ ब्लू वाले का, सबसे बाहर 0। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इधर, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इधर, दोनों का आएगा। सर ये थोड़ा समझ में नहीं, कौन सी जगह की बात कर रहे थे आप? मतलब अंदर बाहर? क्या? मतलब अभी आपने जो बोला ना कि ये कौन से रीजन की बात कर रहे थे, वो थोड़ा कंफ्यूजन सा हो गया था। बनाया तो है मैंने रीजन फोटो में। अरे वो थोड़ा दिख नहीं रहा सर, डिस्टिंक्ट नहीं दिख रहा वो आपने बनाया तो है, तो ये इसके अंदर ग्रीन वाले के अंदर। अरे 3 रीजन है, एक दोनों के बाहर, एक बीच में, एक दोनों के अंदर। हाँ हाँ वही थोड़ा सर आपने शायद करंट का डायरेक्शन उल्टा बना लिया। अब उल्टा सीधा वो ठीक है, अलग बात है। एरो पूछे हैं क्या इन्होंने? कहाँ पूछे एरो ऑप्शंस में? नहीं पूछे, एरो एरो से उन्होंने दिमाग ही नहीं लगाया उसमें। हाँ ठीक। तो सर सबसे अंदर वाले में दोनों का कंट्रीब्यूशन आएगा, बीच वाले यहाँ में दोनों का कंट्रीब्यूशन आएगा। हाँ तो हमें पहले ये आंसर निकालना पड़ेगा कि इसका आंसर कितना होगा अगर सिग्मा वाला ओमेगा से घूम रहा होगा तो आंसर आता μ0 ni। ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को ये μ0 इंटू करंट पर लेंथ लिख सकते हैं। सोचो, और करंट पर लेंथ मतलब 1 यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है, तो 1 यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है? सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू 1 बाय टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा। कुछ समझ में आया? हाँ। तो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है अंदर। तो मैंने कैसे सोचा, जो μ0 ni में ni को करंट पर यूनिट लेंथ सोच लिया, तो 1 यूनिट लेंथ के करंट का कंट्रीब्यूशन निकाल लो। सही बात। एडवांस में भी आया था क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया हमारा अंदर का, और ये सिग्मा पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, सिग्मा दोनों का सेम है। तो यहाँ जब हम लिखते तो रेड वाले का ज्यादा निकलता, ब्लू वाले का कम निकलता, तो नेट आता μ0 सिग्मा 2r माइनस r ओमेगा, रेड वाले का। क्लियर? यहाँ सिर्फ ब्लू वाले का μ0 सिग्मा r ओमेगा, डायरेक्शन अलग अलग होंगी, बाहर 0। चलो, तो ये तो हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 11। सर जो ए से बी वाले रीजन है उसमें हमने जो μ0 ni है वो अंदर वाले सिलेंडर का नहीं लिया, बट वो दोनों तो का काफी लिया है। क्लोज में। क्यों? ए ए से बी, ये बीच में जो है। हाँ हाँ, बट वो तो जो 0 बनता है सिलेंडर के आसपास वो तो काफी क्लोज में बनता है ना, यहाँ से ए से बी काफी पूरा क्लोज में नहीं, हमेशा 0 बनता है लॉन्ग सिलेंडर के लिए। अगर वो एक्सेस पे भी ना रखा हो तो भी। कौन सी दुनिया में जी रहे हो? अच्छा ठीक है। अंदर से भी कांस्टेंट आता है, बाहर भी 0 आता है, और हर जगह 0 आता है अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ठीक है, ठीक ठीक। तो ओवरऑल में हमें कॉन्सेप्ट सिर्फ ये यूज करना था कि अगर चार्ज सिग्मा है, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो बी इनसाइड μ0 ni, और जो कि हमारा आया μ0 सिग्मा r ओमेगा। बी आउटसाइड 0, ई इनसाइड 0, ई आउटसाइड 2k लैम्डा बाय r, और लैम्डा की वैल्यू सिग्मा 2 पाई r बाय स्मॉल r। ठीक, तो बीच वाली रीजन की बात नहीं करेंगे। अब देखा, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रेशर एक्ट्स ऑन द सरफेसेस, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले हम इलेक्ट्रिक प्रेशर देख लेते हैं कितना आएगा। ठीक है, पहले हम आसान केस डिस्कस करते हैं। इस पे जैसे Q1 होता है, इस पे Q2 होता है। तो प्रेशर ऑन Q1 सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन, यही होता है प्रेशर। लेकिन प्रेशर ऑन Q2 ये सिलेंडर के लिए भी लगता है? विल बी क्या? सिलेंडर के लिए भी लगता है? नहीं, ये तो हम, अरे ये स्फीयर है। अच्छा, स्फीयर का याद दिला रहा हूं। और Q2 पे निकालते तो एक तो सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट खुद का, एक प्रेशर ड्यू टू इनर, ये झिला। अंदर वाला बाहर पे प्रेशर लगाएगा, लेकिन बाहर वाला अंदर पे नहीं लगाएगा। तो ये आया Q2 बाय 4 पाई
R2 स्क्वायर होल स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन प्लस अंदर का फोर्स Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 स्क्वायर इनटू Q2 बाय एरिया। ये समझ में आया? तो बाहर वाला अंदर पे इसलिए नहीं लगाएगा ना क्योंकि वो वही उसका सर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 होता है। जैसा ठीक। पहले ये बात समझ में आ गई क्या है? ऑब्वियसली ये ऑलवेज रिपल्सिव है, लेकिन ये Q1 Q2 के साइन पे डिपेंड करेगा। सोचो, हाँ अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। ठीक, हाँ अब आ गया समझ में इसका हाँ। स्फीयर का। हाँ अब हम इसी से ये शेल का ढूंढे कि शेल का आंसर क्या आएगा। तो शेल में देखें तो इस पे आ गया मान लो λ1 या सिग्मा मान लेते हैं, छोड़ो, और उस पे σ1, इस पे σ2। तो पहला हम सेल्फ देखते हैं, सेल्फ की वजह से कितना आता। तो सेल्फ प्रेशर कितना आता सेल्फ की वजह से, तो एक स्ट्रिप लेते, उसका अंदर जरूरत है 0 सर है। उसमें, बस वो क्या? डायरेक्शन पूछिए, डायरेक्शन पूछिए सिर्फ डायरेक्शन पूछिए। हाँ नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। बता दीजिए बस, चलिए। म्यूचुअल तो हम निकाल लेंगे, देखो म्यूचुअल तो बिल्कुल आसान है। के लैम्डा बाय सेल्फ आर आ जाएगा ना, 2 के लैम्डा बाय आर के जस्ट हाफ। देखते हैं, सेल्फ प्रेशर और एक आएगा म्यूचुअल प्रेशर। तो म्यूचुअल प्रेशर तो ऑन आउटर ड्यू टू इनर, ये तो हम निकाल सकते हैं। ये आएगा इनर का इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के लैम्डा बाय आर 2 के लैम्डा बाय आर इनटू आउटर का चार्ज σ2 2 पाई R2L बाय 2 पाई R2L। झेला? ये प्रेशर आ जाएगा म्यूचुअल। अब सेल्फ के लिए प्रेशर देखना पड़ेगा कि खुद की वजह से खुद पे प्रेशर कितना होगा, वो हाफ वाले करने से काम चलेगा कि नहीं चलेगा। चल नहीं चलेगा ही, क्यों नहीं चलेगा? चलेगा, सिग्मा हाँ स्क्वायर बाय 2 चलेगा ही, वो तो कंडक्टर के लिए डिफाइन किया था। तो खुद की वजह से प्रेशर ये, दूसरे की वजह से प्रेशर ये। ठीक है, मतलब ये आपने कैसे सोचा सर कि चल जाएगा? ये यूनिवर्सल फॉर्मूला निकाला था हमने कंडक्टर के लिए। अच्छा ठीक है। सर ये 2k λ1 λ2 बाय r अपॉन नीचे क्या डिनोमिनेटर में 2 पाई R2 बाहर म्यूचुअल का एरिया, बाहर का एरिया बाहर का वो तो कटना ही है ना 2 पाई R2L से। अंदर वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर वाले का चार्ज, इससे फोर्स निकल आएगा रेडियल पड़ेगा अपॉन अपॉन उसका अपॉन सरफेस एरिया। एरिया। हाँ स्केलर समेशन ऑफ फोर्स ऊपर नीचे सरफेस एरिया। सर कर्वेचर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तो लिया तो है R1 R2। नहीं इसमें नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ सिग्मा स्क्वायर बाय 2 नहीं एप्सिलॉन। नहीं नहीं, एक में 2 डायरेक्शन में, एक में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। कर्वेचर में अपने आप सिग्मा की वैल्यू कर्वेचर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। चलो है ना, हाँ क्या बात है। चलो ये क्लियर है पूरा। हाँ अब हम मैग्नेटिक प्रेशर देखें। तो मैग्नेटिक प्रेशर में एक की वजह से दूसरे पे प्रेशर क्या आएगा, तो आउटवर्ड वाला प्रेशर देखें तो ये ब्लू वाले की वजह से रेड पे, तो ब्लू वाले की वजह से रेड पे तो आएगा नहीं, रेड वाले की वजह से ब्लू पे जरूर आएगा। ये समझ में आया? हाँ सही बात है। हाँ है ना? तो हमें देखना पड़ेगा कि रेड वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी और ब्लू वाले का करंट ऐसा है। तो यहां से हम देखते तो हमें दिखता है ये मान लो करंट ऐसा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस हैं, तो इससे हम आंसर निकाल सकते हैं। और मेरे ख्याल से उल्टा होना चाहिए क्योंकि चार्जेस अपोजिट थे शायद। हाँ तो एरोज उल्टे होंगे, तो एरोज उल्टे होंगे तो इसकी वजह से ये क्रॉस की जगह ये एरो पलट देता हूं, ये ठीक है। अब डायरेक्शन देखें तो किस तरफ है, अंदर। हाँ ये पुलिंग फोर्स अंदर की तरफ, इनवर्ड प्रेशर आ रहा है, PIR आ जाएगा, है ना। वो तो वैसे भी ये ऐसे भी सोच सकते थे, देखो ऊपर का करंट और नीचे का करंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो सेम डायरेक्शन के करंट
अट्रैक्ट करते हैं, हाँ अपोजिट डायरेक्शन के करंट रिपेल करते हैं, हाँ ये करंट कैरिंग वायर में ये अट्रैक्टिव आता है इनका, और इनका रिपल्सिव आता है। तो अगर बाहर वाला जैसा है वैसा ही अंदर वाला है तो अट्रैक्टिव बनेगा। अट्रैक्टिव बनेगा मतलब रेडियल प्रेशर बाहर की तरफ आएगा। झिल गया? ठीक। और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो रिपल्सिव आएगा मतलब इनवर्ड आएगा। लेकिन हम लोग सोलेनॉइड के अंदर किसी भी पॉइंट के अंदर नहीं निकाल पाते ना मैग्नेटिक, हम जो सेंटर के अंदर ही पे ही नहीं, निकाल। सोलेनॉइड के अंदर पूरे स्पेस में यूनिफॉर्म होता है म्यू0 ni। ठीक एक्सिस पे नहीं, पूरे में। चलो, ठीक। ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज पीबी, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज पी। अब निकाल लो और क्या। हाँ हाँ निकल गया। ये जो सोलेनॉइड के लिए अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते क्या? मतलब क्या? वो सिलेंडर के लिए कैलकुलेट कर लिया था, इसके लिए कैलकुलेट नहीं कर सकते क्या? वो प्रेशर? क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते? सेम ही तो आएगा ना। सेम आएगा। अरे लगभग, क्योंकि यही तो वही सरफेस की तरह काम करेगी मैग्नेटिक वाला। हाँ तो करंट पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ का आंसर निकाल लेना। हाँ। एक यूनिट लेंथ पे फॉर्मूला आएगा म्यू0 ni2 उसका इंटू i1 इसका इंटू लेंथ 2 पाई r। हाँ ठीक है, समझ गया। ये फोर्स आएगा। हम्म। ठीक है, ये टोटल i1, तो ये n1l या n2l अपॉन एरिया 2 पाई r। ठीक है। प्रेशर आ जाएगा। बाहर के लिए तो मैग्नीट्यूड देखना पड़ेगा ना, अंदर वाला क्या लगा रहा है इनवर्ड आउटवर्ड के लिए। अंदर ने बाहर कितना लगाया, बाहर ने अंदर कितना लगाया, वो तो देखना पड़ेगा ना बाहर के लिए कि इनवर्ड आउटवर्ड है। तो अभी देखा ना, वो अपोजिट डायरेक्शन के हिसाब से रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना। हाँ हाँ 13th वाले में एक बार टॉर्क की इक्वेशन लिख दें, 13th वाले। हाँ बता रहा हूँ। 13th में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रोटेशन इसके अबाउट अलाउड है। ऊपर वाली बात कर रहा हूँ। इसका मतलब टॉर्क, जो अनबैलेंस टॉर्क इन एक्स डायरेक्शन कैन प्रोड्यूस मोशन। टॉर्क वही मोशन प्रोड्यूस कर सकता है जो एक्स डायरेक्शन में, बाकी टॉर्क मोशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। मतलब अगर इस पे सॉल्व करने पे टॉर्क 2i कैप प्लस 3j कैप आ गया तो 3 मोशन सिर्फ i कैप में अलाउड है, तो ये ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस्ड बाय हिंजेस देमसेल्व्स। ये हिंज ने बैलेंस, ये हमारा अनबैलेंस की तरह काम करेगा। हाँ बिल्कुल। ठीक, आ गया समझ में? हाँ हाँ तो ऐसे समझो जैसे ये हिंज थी, इस पे अगर मैंने फोर्स, एक mg का टॉर्क ये है, एक मेरा फोर्स इधर होता F, तो इस पे दो टॉर्क आते, एक टॉर्क आता है mg/L/2, एक टॉर्क आता है F/L। यह है समझ में? ऐसा आता। हाँ। सोचो, लेकिन हिंज की डायरेक्शन ये कह रही है कि F/L इसको नहीं घुमा सकता, mg/L/2 ही घुमा सकता है। तो इसका मतलब F/L हिंज ने खुद ने बैलेंस कर लिया होगा। ठीक, मतलब टॉर्क की इक्वेशन में नहीं लिखेंगे ना F/L तो? नहीं, टॉर्क की इक्वेशन में सिर्फ वही लिखेंगे जो जिसके अबाउट रोटेशन अलाउड है। क्योंकि F/L लिखोगे तो इसने जो रीस्टोरिंग लगाया होगा, रिएक्शन वो भी लेना पड़ेगा और वो कट जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो हिंज कैन अप्लाई टॉर्क, पॉइंट समझ में आया? हाँ बिल्कुल। बट नॉट इन डायरेक्शन in which free rotation is allowed। चल गया? बिल्कुल। हाँ चलो, तो अगर हम m क्रॉस b से टॉर्क निकालते, m क्रॉस b से टॉर्क निकलता, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड m कितना है इसका, j कैप में m कितना है, I इंटू, मुझे करंट वरेंट क्यों नहीं मिल रहा है, करंट निकालना है। लेंथ डायमेंशंस 2 मीटर, तो 2 स्क्वायर इनटू मैग्नेटिक फील्ड, एक इकाई कैप, और ये आंसर है हमारा प्लस के कैप में। नहीं सर, वो 45 डिग्री पे हमने उसको करके रखा हुआ है।
ओके 45 वायर डिग्री फ्रेम को ठीक है ठीक है। वायर फ्रेम को 45 पे कर रखा है, तो हमारा m वेक्टर हमें 45 डिग्री पे, तो पहले ये इधर था, अब जब हम इसको 45 लाएंगे तो हमारा ये j कैप में था, k कैप में था, अब k कैप और उसमें आ जाएगा, तो I इंटू एरिया 1/√2 k कैप प्लस 1/√2 j कैप, ये m वेक्टर। क्लियर? हाँ। पक्का समझ गए ना? क्योंकि अभी ये z की तरफ है और 90 डिग्री जब घुमाएंगे तो इसको रोटेट करके देख लो कि हमारा वेक्टर भी 45 डिग्री सॉरी घूम जाएगा, तो ये बनेगा m। सर मैं एक चीज पूछ रहा था इसमें, मैंने इसे ऐसे करा था कि जो वर्टिकल वायर्स है वो तो इनसे तो फिर पढ़ने नहीं वाले क्योंकि वो तो टॉर्क कट जाएगा उनका। हाँ जो एक हॉरिजॉन्टल वायर है उसी पे उसका ही टॉर्क आएगा, वो जो mg को बैलेंस कर रहा होगा। हाँ उस पे फोर्स निकाल के मैंने वो तो सीधे टॉर्क की इक्वेशन लिख दी, तो उसमें आंसर मैच हो गया। mg साइड वालों का भी आएगा, अलग अलग लेना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास से नहीं यूनिफॉर्म लेना है। स्क्वायर है। तो सेंटर ऑफ मास तो मिड पॉइंट पे ही होगा ना, सेंटर ऑफ मास तो सर सेंटर ऑफ मास से थोड़ी है। क्यों सही है। सेंटर ऑफ मास से लो? मैं तो ये कह रहा हूँ कि m क्रॉस b लिखो, इसका x कंपोनेंट और ये mg इंटू, एक मिनट सर, ये यूनिफॉर्म शीट है या फिर वो पूरा कंप्लीट है? वायर फ्रेम रॉड, ठीक है रॉड है, हाँ फिर ठीक है, ऐसा। ठीक है। और ये mg इंटू अगर मैंने ये लेंथ लिया l/2 sin 45, ये बराबर करना है बस। ठीक, हाँ फिर ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास से तब लेते हैं ना जब ऊपर वाले का भी हमें रोल लेना होता है, लेकिन ऊपर वाला तो हिंज में ही है, तो फिर क्यों mg में तो सबका रोल आएगा ना, मतलब तीनों का एवरेज भी मतलब सेंटर ऑफ मास पे ही आएगा। और क्या तो टोटल वैसे ये mg। तो z डायरेक्शन में घूमने के लिए अवेलेबल है ना, तो टॉर्क तो दोनों z डायरेक्शन में ही आएंगे, x और y डायरेक्ट। i डायरेक्शन में फ्री है, कहाँ लिखा z में फ्री? z में है ना, तो I में i free है। डायरेक्शन। अच्छा ठीक है, एक्सेस, ओके ओके x ठीक, एक्सिस के अबाउट फ्री है। हाँ ठीक। आ गया समझ में? ये अप्रोच समझो जो मैंने ये कही है कि वेक्टर में आंसर निकालो और जिस डायरेक्शन में फ्री है उसमें बैलेंस कर दो। तो mg का भी वो टॉर्क काट mg का तो पक्का आई कैप में ही आएगा, mg का पक्का, हाँ सोच लो, सही बात। ऐसे सोचो ना कि ये अगर हम थीटा घुमाते इसको तो ये वापस आता इसी एक्सिस के अबाउट तो ही घूमता, तो mg का टॉर्क तो आई कैप में ही आएगा, तो उसमें जो m क्रॉस b है उसमें जो आई कैप है वो भर लिख लो और दोनों को बैलेंस कर दो। सही है, हाँ ठीक है सर जो ये टॉर्क बराबर m क्रॉस b है, ये हिंज वाले केस में लगाना सही है? ये तो हम तब लगाते थे जब हमारी पूरी अरे यार फ्रेम ये फ्री अभी मैं होती थी। रिपीट कर चुका हूँ यार, m क्रॉस b इक्विवेलेंट अपोजिट फोर्स की वजह से टॉर्क आया, किसी पॉइंट के अबाउट निकालो सेम ही आएगा। अच्छा ठीक। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो m क्रॉस b फॉर्मूला है वो ट्रू होता है और ये हर पॉइंट के अबाउट होता है, किसी पॉइंट के अबाउट लो टॉर्क यही आएगा। ठीक बी वेरिएबल तो नहीं होता, b वेरिएबल होता तो नहीं होता, तो क्वेश्चन वैसे ही बहुत गंदा हो जाता। 14 चले 15 चले 16 चले चले, एक तरफ BQ भी जुड़ेगा एक तरफ BQ भी घटेगा, है ना? हाँ नहीं, एक तरफ BQ भी आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, क्यों? उन्होंने एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस लिखा हुआ है। हाँ ओके एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस है, ठीक है। डिफरेंस भी मैंने कट समझा जाएगा, जाते समय और आते समय का। हाँ तो सिर्फ मैग्नेटिक का ही लेना था। ओके चलो 17 चले आ गया वही क्वेश्चन, m इधर है b इधर है, तो m क्रॉस b का टॉर्क अंदर की तरफ है, मतलब ये m को b के पैरेलल ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसको रोकेगा कौन? सेंटर ऑफ मास के अबाउट फ्रिक्शन, और अगर नहीं फ्रिक्शन है रोक ना, नहीं पाएगा तो हम फ्रिक्शन नहीं है, नहीं तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही टॉर्क की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है सर m वाले जो m है उसमें एरिया अपन पाई आर स्क्वायर लेंगे कि 4 पाई आर स्क्वायर लेंगे? सिलेंडर है स्फीयर है, पाई आर स्क्वायर प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे ना, पॉइंट का एरिया लेंगे। इसलिए सर क्योंकि वो वायरिंग क्या ऐसे की गई है, अगर ऐसे एरिया वेरिएबल होगा। नहीं वो तो पतला सा है, हाँ वही ऐसा है और ये ऐसे ऐसे वायरिंग,
ठीक है, एम बी साइन 90। सही है, आ गया तो इससे आंसर नहीं आया, आ गया था। आ गया तो ये क्योंकि ये कब की बात है, जब फ्रिक्शन 0 है, तब के लिए ये आएगा, है ना। और एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा। वो क्योंकि अल्फा इसलिए ना ऑफ सेंटर सर्कुलर है वो, क्या, वो मतलब क्योंकि सर्कुलर बाउंड है इसलिए ना, हम्म, मतलब फोर्स इसलिए कट जाएगा ना, सर्कुलर है इसलिए। इनटू बी, पता नहीं क्या कर, वो मैं कह रहा कि जो करंट है फोर्स तो आएगी नहीं ना, नेट फोर्स। हाँ वही पूछना था। लेकिन अगर इसी में फ्रिक्शन नॉन जीरो होता, तो अब जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते इस पे, तो एम इधर बी इधर, अब फ्रिक्शन जरूर आता, किस तरफ आता, आगे की तरफ, आगे की तरफ आता, आगे की तरफ फ्रिक्शन आता। तो अब फ्रिक्शन चूंकि आएगा तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेते तो फ्रिक्शन अननोन आता, तो इस बार ई और अल्फा दोनों आएंगे। पक्का समझ गए? हाँ, और हम क्यों ना इसी के अबाउट लिख लें, वही ज्यादा सही। एम बी फिर से वही बनेगा, हाँ 7/5 mr² अल्फा, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू 5 mb by 7 mr², ये अल्फा आया, और a इक्वल टू अल्फा r, और फ्रिक्शन f इक्वल टू ma। आ गया समझ में? यस, क्लियर दोनों क्वेश्चन? हाँ सर। चल मिटा दूं, यस सर। आ जाओ 18। 18 के आंसर में बाय रूट 2 बन रहा था, आंसर में रूट बाय रूट 3 दिया। नहीं आ रहा था, सही है, नहीं आंसर सही नहीं आ रहा था। ए ये बताओ डिस्टेंस a√2 लिया, हाँ कभी कंपोनेंट लो, और एंगल सही लिए, एंगल π/4 π/4 सही π/4 नहीं नहीं होंगे, आएंगे, नहीं जमले से निकाल लो। डालना पड़ेगा। वो ऐसे बनेगा, देखो ये जब इस पे करोगे ना, तो इसको सामने से बनाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, समझ गए सर। समझ गए ना? हाँ हाँ हमें आ ये गया। थीटा चाहिए, ये थीटा, हम्म क्लियर? ठीक, और वो क्लियर थीटा क्लियर कुछ और आएगा, ये लेंथ भी कुछ और आएगी, चल ठीक। रिजॉल्व कर लेते। और इसका कंपोनेंट आएगा इधर, ठीक। ये शायद 45 डिग्री ही आएगा, तो वो कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व कर लिया था। किसको? ये जो आया वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व कर लिया था, किसको? जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ना सेंटर पॉइंट पे। अरे तो उनका सिर्फ जैसे इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, तो इन सब का एक ही कंपोनेंट आएगा, रिजल्टेंट तो डाउनवर्ड ही आएगा। हाँ भाई डाउनवर्ड वाला जोड़ लिया। रिजल्टेंट डाउनवर्ड मैंने सीधे इसको इससे कंपेयर कर लिया, ऐसा होता तो रिजल्टेंट डाउनवर्ड आता, तो इसका भी डाउनवर्ड आएगा। tan थीटा कट सही है। ठीक है, आ क्या था। चलो 19 19 चले सर मैग्नेटिक इंडक्शन से क्या पूछना चाह रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मैग्नेटिक इंडक्शन ही मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, बी का ही दूसरा नाम मैग्नेटिक इंडक्शन। चलो चलो 20 सर 19 वाले में ए और बी का आंसर सेम नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ओ और ओ बी का तो कोई रोल नहीं आएगा। नहीं वो फिर 90 माइनस थीटा बन जाएगा। ए ओ बी सभी ओ ए ओ बी सब लेंथ बराबर है, करंट मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट 0 0 ए, इस पॉइंट पे ना, सॉरी 180 माइनस यही है ना, ड्यू टू करंट ई ओ बी, ये तो इसका आएगा। ये आसान है, दूसरा वाला थोड़ा मुश्किल है। सर इसमें जो दूसरा वाला लूप आसान है है, पहला मुश्किल है। मतलब डायरेक्ट नहीं निकाल सकते ना, ये आसान कैसे है? इंडिविजुअली तीसरे ये कैसे इजी निकल आया तुम्हारा? पहले वाले डायरेक्शन इजी है ना, वो आइसोसेलेस है ना। क्या? पहले वाले डायरेक्शन इजी है ना, इसलिए। नहीं आइसोसेलेस तो है, लेकिन ये हमें सोचना पड़ेगा ना, वेक्टर मैग्नेटिक करके इसमें डायरेक्ट, इसमें सिर्फ एक ही चीज का निकालना है ना, दूसरे वाले में दो अलग अलग निकालना पड़ेगा। किसकी बात कर रहे हो यार? एओबी तो बहुत आसानी से निकल आएगा, क्योंकि इनके कंपोनेंट बहुत अच्छे हैं,
मैग्नीट्यूड भी अच्छा, डायरेक्शन भी अच्छी, लेकिन बी ए बी वाले का ऐसे करके निकलेगा ना, और इस बी डायरेक्शन में कहीं आएगा। सर इसको वायर भी नहीं तोड़ सकते हैं क्या? नहीं, ये कहाँ सुना, नहीं कभी नहीं तोड़ सकते ऐसा। जो सेम एक था ना, जब आपने सेमी सर्कुलर आर्क कराई थी तो उसमें आपने 2 वायर को बराबर कर दिया था उस आर्क के। वो फोर्स के कैलकुलेशन के लिए किया होगा, इसमें नहीं कर सकते। फील्ड अच्छा, के हाँ, कैलकुलेशन के हाँ, लिए नहीं कर फोर्स के लिए सकते, किया था। हाँ, ऐसा करना पड़ेगा जैसा मैंने ये फिगर बनाया, ठीक है ना। नहीं आया समझ में मैं क्या ऊपर कहना से चाह रहा हूँ? आगे ओ ए की वजह से कितना आसानी से निकल आएगा, क्योंकि ओ ए की वजह से डायरेक्शन सीधे हमारे किस तरफ आ जाएगी, माइनस आई कैप, और मैग्नीट्यूड भी μ0/4 पाई 2i बाय a 0 प्लस 45, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा i बाय ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा। यही मैग्नीट्यूड इसका आएगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन आएगी कहाँ, माइनस जे कैप। तो ये बन जाएगा μ0/4 पाई i बाय a 0 प्लस 1/√2 का ट्वाइस माइनस आई कैप माइनस जे कैप। पहला पार्ट। हमने ऐसे एओ भी पूछा है, तो ये सिर्फ 2 वायर्स की वजह से पूछा है, पूरी लूप की वजह से नहीं पूछा। पूरी लूप नहीं है, मेरे ख्याल से 2 ही वायर का है सिर्फ। और सर ये ट्वाइस क्यों किया है? जो इस ट्वाइस नहीं, अरे नहीं है ट्वाइस नहीं है वो, ले लेंगे उसे, ले लिया। ड्यू टू करंट इन बीए ये थोड़ा गंदा बनेगा, तो इसमें कंपोनेंट रिजॉल्व करने में टाइम, इसमें मुद्दा आएगा ये वेक्टर लिखने का। जैसे पहले वाला, इससे पहले वाला किया वैसे ही हो जाएगा। सर इसका वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं, नॉर्मल वेक्टर, वो प्लेन्स की इक्वेशन। हाँ 0 0 a, ये लेंथ आएगी, तो ये लेंथ कितनी बनेगी, a/√2 नहीं, a√2 है लेंथ, a/√2 बने, ये कितना √2 है, ए बनेगी। हाँ सर, वही 45 आ गया था। तो ये √2 ओके, अच्छी बात है, ये 45 बनेगी, ये लेंथ a√2 आएगी। हाँ, अब हमें ये थीटा चाहिए, थीटा मिल जाएगा, तो μ0/4 पाई i बाय a√2 इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा, और हाँ, साइन थीटा ये 2a है, ए में टूट जाएगा। तो ये लेंथ a है आधी, ये वाली लेंथ a√2 है, तो साइन थीटा के लिए a√2 a√3 साइन थीटा 1/√3 ट्वाइस, है ना। वेक्टर लिखने के लिए इसका परपेंडिकुलर, तो प्लेन, ये प्लेन की इक्वेशन लिख लो, है ना। x/√2a प्लस y/√2a प्लस z/a इक्वल टू 1, इसका नॉर्मल वेक्टर लिख दो। बात समझ में आई? हाँ, 1/√2 प्लेन लिखा और प्लेन का नॉर्मल लिख दिया, तो यही आ गया। तो माइनस 1/√2a आई कैप माइनस 1/√2a जे कैप माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 क्रॉस सी कर सकते थे क्या, कि मतलब डीएल का वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट से कर देते। देखो इस वेक्टर और इस वेक्टर का सीधे क्रॉस ले लेते। हाँ वो भी, हाँ उससे भी हो जाता। 20 क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिक्कत थी? वो 180 में थीटा बन रहा, दिक्कत नहीं। सही आ गया फाइंड था। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P है तो बड़ा टप्पा सा, डबल कर दो एक का निकाल के, तो इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा E, है ना। इसका ये एंगल अल्फा होगा, दूसरा एंगल बीटा 90 है, तो μ0/4 पाई I बाय A साइन अल्फा प्लस साइन 90 का ट्वाइस माइनस साइन का लेंगे। हाँ साइन अल्फा नेगेटिव, डिवाइड बाय cos थीटा। ठीक, क्या बाय cos थीटा कौन सा? डिवाइड बाय cos थीटा होगा ना, वो d का मतलब अपना ये d जो दिया हुआ है आपने तो a लिख दिया है, वैसे d का cos थीटा। हाँ तो स्मॉल a लिख दिया ना। हाँ वही d cos अल्फा, ठीक है। ये अल्फा और मेरा अल्फा अलग अलग है ना, 90 माइनस अल्फा है। हाँ दूसरी ब्रांच में भी करंट उधर की डायरेक्शन वो दी हुई है, दोनों में बाहर की तरफ है, दूसरे में सेम साइड मानने पे सही आ रहा है।
ये तो बाहर की तरफ है तो कट नहीं जाएगा, बाहर की तरफ है तो कट जाएगा, 0 आ जाएगा, ऐसा होगा। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है एक ही वायर है वो बी बॉन्ड। ऐसा ही माना ऐसा है, ऐड हो रहा है। डायग्राम गलत कर दिया। हाँ बस क्वेश्चन में सही लिखा। चलो अगली डीपीपी, फर्स्ट क्वेश्चन। चले वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन 2 चले एक एक का बना के देख लो, है ना। हाँ मैग्नेटिक फील्ड से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से फर्क पड़ेगा। ये समझ में आया? फर्क हाँ क्योंकि फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगा, तो ये पावर दे ही नहीं पाएगा उसको। आपने सीधे कैसे कह दिया? मेरे को तो चेक करना पड़ेगा था। ये लिखा ना, फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा ठीक। तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो टॉर्क आएगा ना, वो इस एक्सिस में नहीं आएगा, एक्सिस के परपेंडिकुलर आएगा। हाँ तो हिंज बैलेंस कर लीजिए। तो हिंज ही बैलेंस कर लेगी, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। थर्ड का आगरा बॉम्बे चेन्नई आ रहा था। थर्ड में एक मिनट, यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर में बी प्रेजेंट आगरा बॉम्बे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अलोन में प्रेजेंट चेन्नई, इंक्लाइन टू ईच अदर में प्रेजेंट दिल्ली। इंक्लाइन में मैंने 90 मान लिया, ये तो लिखा नहीं इंक्लाइन कितना है सर, लेकिन आगरा भी दिया तो फिर 0 भी मान सकते। अरे अनडिफ्लेक्टेड मतलब उन्होंने शायद यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए दे दिया है आंसर। अनडिफ्लेक्टेड मतलब डायरेक्शन डजंट चेंज, अंग्रेजी तो यही कहती है अनडिफ्लेक्टेड का मतलब। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो जाए और वेलोसिटी भी इधर ही हो जाए तो स्ट्रेट लाइन में ही तो जाएगा। हाँ बिल्कुल। आगरा में बैलेंस हो जाएगा, बॉम्बे में स्ट्रेट लाइन, चेन्नई में स्ट्रेट लाइन, और दिल्ली में मैंने इंक्लाइन में 90 डिग्री मान लिया। हो सकता है इक्विलिब्रियम हो क्योंकि में लिखा है। ठीक है ठीक है, तो चारों आ जाएंगे इस हिसाब से। उन्होंने एक ही दिया क्या इसका आंसर? नहीं, उन्होंने आगरा चेन्नई के 3 कौन कौन दिए? आगरा चेन्नई दिया था, एसीडी दिया था उन्होंने। एसीडी आंसर जो है चारों होने चाहिए लैंग्वेज के हिसाब से। तो दिल्ली भी मानेंगे। हाँ, इंक्लाइंड में हमने मान लिया ना 90 डिग्री इंक्लाइंड है। ठीक है। फोर्थ नहीं आया। बता दीजिए। भूल गए रे गजनियों तुम लोग, हॉल्स इफेक्ट मैंने बताया था। हाँ हॉल्स इफेक्ट लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी होता है क्योंकि यहाँ हमें वाकई में इलेक्ट्रॉन लेने पड़ते हैं, कन्वेंशनल करंट से काम नहीं चलता। तो ये वो है जब इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी। तो हमने एक मैग्नेटिक फील्ड अगर लगा दिया इस पे, मान लेते हैं क्रॉस लगा दिए, तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे किस तरफ? नीचे की तरफ। ठीक है, भी क्रॉस नीचे की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन नीचे ज्यादा जमा हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड काट देगी, तो ऊपर इनडायरेक्टली पॉजिटिव आ जाएगा और ये नए इलेक्ट्रॉन को मूव करने से रोकेगा। तो इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है QE, वो QVB को रोक रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा VB, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इसके अक्रॉस E into L BVL। समझ गए? लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात, पॉजिटिव किस तरफ है? ऊपर, नेगेटिव किस तरफ है? नीचे। तो इलेक्ट्रॉन से, लेकिन अगर इसी में अगर मैं पॉजिटिव मान के निकालूं ना कि पॉजिटिव पीछे जा रहे हैं, आंसर अपना अलग आएगा। देखो, इसको वेलोसिटी दो, क्रॉस दिया हमने सेम फील्ड, तो क्रॉस पे V क्रॉस B नीचे आ गया पॉजिटिव, पोटेंशियल हो गया, आंसर उल्टा हो गया। ये लगभग इकलौता केस है जिसमें कन्वेंशनल करंट मानने से आंसर कुछ और आता है और रियल चीज करने से आंसर कुछ और आता है। हालांकि ये एक और एग्जांपल है इसी का उल्टा। जैसे अगर किसी रॉड को आप घुमाओगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन यहां डिपॉजिट होंगे, माइनस यहां प्लस इधर, स्यूडो की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा आएगा। लेकिन अगर आपने पॉजिटिव फ्री मान लिए तो आंसर उल्टा आ गया, तो इसमें भी गलत हो जाता है। बट से अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पॉजिटिव ही फ्री मान के सॉल्व किया अभी तक। वो बता रहा हूँ ना कि हॉल्स इफेक्ट वाले में गलत आता है और सेंट्रीफ्यूगल वाले में, क्योंकि इन दोनों में हमें ये देखना है कि असली में कौन ड्रिफ्ट कर रहा है। मैक्सिमम जगह कंपेंसेट हो गया था, यहाँ नहीं होता कंपेंसेट।
फिर अपन जो वाले 100 क्वेश्चन सॉल्व करते थे उसमें तो अपन उल्टा ही मानते थे। तो फर्क नहीं पड़ता, उन सब में कुछ भी मानो आंसर सेम आएगा, तुम उल्टा भी मान के देख लेना। हॉल तो इलेक्ट्रॉन से करेंगे क्या? तो हमें ना इलेक्ट्रॉन से करेंगे। इलेक्ट्रॉन से करो तो हमेशा सही आएगा। हाँ हाँ हाँ, है ना। लेकिन हॉल्स इफेक्ट के अलावा हमेशा हम पॉजिटिव के लिए सोचें तो भी हमारा सही आंसर आता है। ठीक है, मतलब एग्जाम में और रॉड घुमा रहे हैं तो हम इलेक्ट्रॉन को फ्री अरे माने तुम ना। ये समझो ना, फोर्स है QV भी, हाँ फोर्स नेगेटिव किया और वेलोसिटी भी नेगेटिव कर दिया, आंसर तो सेम बन गया ना। सही बात है ना। लेकिन यहाँ ये कुछ और हुआ, यहाँ ड्रिफ्ट हो गए, तो जो मैग्नीट्यूड सही आया, डायरेक्शन गलत आ गई। ठीक है, ठीक। इसे हॉल्स इफेक्ट कहते हैं। आ गया समझ में? यस सर। ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में करंट था हमारा, इस डायरेक्शन में करंट था, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस था, लेकिन एक पोटेंशियल डिफरेंस यहां तो होना ही था करंट की वजह से, ये तो होना ही था, लेकिन एक एक्स्ट्रा आ गया यहां। ठीक है, जो स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला है, ये समझ गए? चार्जेस की वजह से, क्योंकि चार्जेस की वजह से। चलो, तो चेंजिंग मतलब मैग्नेटिक नॉर्मली फील्ड, फोर्स क्या? भी बदल जाता है और वेलोसिटी भी बदल जाती है, तो वो दोनों कंपेंसेट हो जाते हैं, पर कंपेंसेट यहाँ हो सिर्फ एक ही चीज बदली है। हाँ बिल्कुल। तो बस याद रखो, हॉल्स इफेक्ट में लफड़ा होता है, बाकी कभी नहीं होता। चलो अब बताओ आंसर्स क्या हैं इसके। आगरा और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस एन इंड्यूस्ड EMF। ACD है इसका आंसर। इनकरेक्ट बता ना। इनकरेक्ट पूछा ये तो गलत है ना। हाँ, चार्जेस इन वायर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। चेंजिंग विद टाइम का तो कुछ है ही नहीं, स्टैटिक चीजें हैं, स्टैटिक। बॉम्बे ओनली, बॉम्बे करेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी इनकरेक्ट। दिल्ली में अट्रैक्टिव फोर्स ही आएगा। क्या? वो दिल्ली में ये नहीं, बोले ना, पॉजिटिव अलग नेगेटिव अलग, तो अट्रैक्टिव। नहीं, दिल्ली में ये कह रहे हैं कि रिपल्शन की वजह से पैदा हुआ है। अच्छा, ये रिपल्शन की वजह से पैदा नहीं हुआ, वो तो थ्रू आउट द वॉल्यूम है। हाँ सही। पार्शियलिटी थोड़ी करेगा, एक सरफेस पे आएगा एक पे नहीं आएगा। चलो 5th और 6th। चलो 6 हो गया। हाँ हाँ क्या D स्क्वायर नहीं होगा, D होगा आगरा होगा। नहीं सही है। नहीं सही है। सही है। तो पोटेंशियल दिया है, फील्ड दी होती तो डी स्क्वायर नहीं आता। वो V/D आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। QE/M सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड खुद V/D होगा। हाँ ठीक है। 7th। तो 7th में मैथमेटिकल रीजनिंग से आंसर देना था कि एक स्टेटमेंट ट्रू है तो फिर और एक फॉल्स, तो ट्रू ही मानेंगे और के हिसाब से। पता नहीं। पॉजिटिव चार्ज enters a region of perpendicular traveling with speed v0 directed horizontally to the right. Charge move through the region shown with no deflection. Emerges through the hole in S2 if we know the charge to hit below the hole. ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फैक्टर बढ़ाना पड़ेगा, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दो पूछे नॉट, या मैग्नेटिक फील्ड का असर कम कर दो। तो हमें QE QVB से बड़ा चाहिए, ये चाहिए। तो E बढ़ाओ या ये घटा दो। ठीक, इसका आगरा कैसे? लेकिन सर वो नहीं इसमें उल्टा पूछा, शुड नॉट टीचर। गलत हो रहा है ऐसा। सर उन्होंने आंसर बॉम्बे चेन्नई दिल्ली दिया। बॉम्बे चेन्नई क्यों, उसमें तो हम कुछ कमेंट ही नहीं कर पाएंगे। हाँ वही सर मैं कह रहा हूँ कि मतलब सही था, एक गलत। सारे सही होने चाहिए। दोनों ही सही होने चाहिए ना। हाँ और लिखा है। तो ठीक है। मतलब वो 2 वजह बता रहे हैं, इनमें से कौन कौन सी वजह से हम कर सकते हैं। अगर कोई एक गलत हो जाए एक सही है तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, सही नहीं, बात। इसमें दोनों सही चाहिए मतलब। मैं एंड से मतलब चलिए। पर और लिखा है सर। कहाँ और लिखा है अरे ना? अंग्रेजी से सोचो यार, अंग्रेजी से। आंसर क्या दिया इसका? BCD। हाँ, BCD दिल्ली ना? तो चिल है, दिल्ली तो चिल है ही। We should not decrease the potential or increase। तो आगरा बिल्कुल सही है, आगरा की दोनों चीजें सही है। और हाँ। BCD में एक ना एक गड़बड़ हो रहा है कहीं ना कहीं, इसीलिए BCD गलत कर दी। हालांकि कोई एक गड़बड़ हो रहा है तो और दूसरा सही है तो हम गड़बड़ ही मानेंगे उसको। हाँ उसको बिल्कुल बिल्कुल, लैंग्वेज यही कह रही। क्वेश्चन 8। चले क्वेश्चन नंबर 9 ये can be found in oil। ये क्या? bacterium lives in absolutely dark magnetostatic। कहाँ से चालू हुआ? यहाँ से चालू हुआ। magnet inside can cause it to rise or fall depending on the relative orientation between magnetic moment and earth magnetic। okay,
ये करें कि ये जादू से अपने आप ऊपर चढ़ गया और जादू से अपने आप नीचे आ गया, तो इस पर फोर्सेस आ रहे होंगे और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्सेस आ रहे हैं, और ये डाइपोल है और डाइपोल पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा सकता है। क्यों? क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता है, तो नॉन यूनिफॉर्म वाला मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल पे फोर्स लगा सकता है। अब देखते हैं, बायोएंसी का तो कोई लेना ही देना नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म कहीं होना चाहिए। दिल्ली 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 इनमें तो यूनिफॉर्म लिखा है। हाँ टॉर्क से भी कुछ नहीं होना है, फोर्स चाहिए हमें। टॉर्क से तो एक ही जगह घूमता रहेगा बस। दिल्ली चलो दिल्ली यूनिफॉर्म होता तो फिर मूव नहीं करता ना, पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपनी जगह घूम सकता था बस। हाँ टॉक लगता है। 10th, दो बैक्टीरिया अलाइन ईच अदर द एनर्जी। चल बस है। घबराने वाली बात नहीं है, थर्मल एनर्जी kT है और Minus उनका K. इंटरेक्शन μ0/4 पाई 2m by dq into m dash। याद आया? हाँ कैसे होता कैसे? m डॉट b। पोटेंशियल अगर ये इससे भी बड़ी हो गई तो अनस्टेबल हो जाएगा। हाँ ये वाली एनर्जी पॉजिटिव, ये एनर्जी नेगेटिव हो सकती थी। इन दोनों का सम अगर नेगेटिव है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, लेकिन अगर ये मैग्नीट्यूड में इससे बड़ा हो गया तो अनस्टेबल आएगा हर हाल, क्योंकि टोटल एनर्जी पॉजिटिव। सर वो चेन बोल दिया तो हम इसलिए मान के चल रहे हैं ना कि वो एक दूसरे के पैरेलल ही होंगे, मतलब पैरेलल है, अलोंग ही होंगे, परपेंडिकुलर नहीं होंगे। फर्स्ट केस हमने देखना है, सबसे ज्यादा एनर्जी वाला केस क्या आता अच्छा ठीक है ना? हाँ सबसे बड़ी नेगेटिव एनर्जी कब बनती, ये पढ़ना है क्या? बिना पढ़े हो जाएगा। डायमैग्नेटिक मटेरियल है ना? हाँ बस वो दिया है कि कैसे, मतलब डायमैग्नेटिक मटेरियल का बस। तो कॉन्सेप्ट ये है कि हाँ, एक चार्ज ऐसा घूम रहा है, अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड इसमें पैदा करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसको सपोर्ट या अपोज कर सकता है। तो समझ गए? इसकी ये इस तरह इसके इफेक्ट को बढ़ाएगा, जैसे यहाँ पे ये इसको स्लो डाउन कर देगा। आया समझ में? लेंज लॉ के हिसाब से इसको स्पीड अप कर देगा। अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड बढ़ जाएगी, सेम डायरेक्शन में है तो घट जाएगी। रेडियस चेंज नहीं होगी, रेडियस कांस्टेंट है। हाँ, रेडियस कांस्टेंट है, इसीलिए ओमेगा बदलेगा। कुछ तो बदलना है तो ओमेगा बदलेगा। अब देखते हैं, वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन डायरेक्शन, ये नेगेटिव है। नेगेटिव इधर है, ऐसा है ना? तो नेगेटिव वाले का फील्ड नीचे है, सही है ना? नीचे है तो ये नीचे वाले को तो स्पीड बढ़ जाएगी ना इसकी। लेंज लॉ, स्पीड बढ़ेगी, इसका मतलब गारंटीड इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा है। ठीक है। और मैग्नेटिक मोमेंट इसका कैसा है? नीचे। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो करंट बढ़ जाएगा। तो ठीक है। अगर इसका रेडियस भी चेंज हो रहा होता तो कोई चीज कंजर्व रहती क्या इस प्रोसेस में? एंगुलर मोमेंटम हाँ करते कंजर्व बस। किस पॉइंट के अबाउट? मतलब सेंटर के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। और बस वो मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंट नहीं, तो उस केस में तो वेलोसिटी भी बढ़ रही होगी, रेडियस भी बढ़ रहा होगा। हाँ, तो mvr का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा और क्या। नहीं तो वेलोसिटी बढ़ रही, रेडियस भी बढ़ रहा है ना उस केस में। तो किसमें? अगर वो फ्री टू मूव है चार्ज। हाँ, वैसे बढ़ेंगे तो देखो रेडियस भी बढ़ जाता है और ये दोनों ही बढ़ेंगे हाँ, तो दोनों ही। हाँ। लेकिन वो करना बड़ा मेरे ख्याल से मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो एनर्जी लिखते तो हम कोई तो एक कांस्टेंट लेंगे, नहीं तो एक्स्ट्रा वेरिएबल आ जाएगा। एनर्जी लिखते ना, mb की एनर्जी आ गई इसके सर पास। वो मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा ना? क्या मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो कांस्टेंट रहेगा ना, q/2m। तो रेशो से तो वही तो है कि एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा है ना, तो आई भी बदल रहा है, ओमेगा भी बदल रहा है, दोनों वेरिएबल है ना। तो एक आध कोई कांस्टेंट मानना ही पड़ेगा क्वेश्चन में। हाँ, यहाँ लिखा होगा कुछ, या तो आई कांस्टेंट लिखा होगा, ओमेगा कुछ ना कुछ लिखा होगा। हाँ, रेडियस कांस्टेंट लिखा है ना। हाँ, तो इसका आंसर आ गया। हाँ सर। सर आप लेंस लॉ से स्पीड बढ़ना घटना कैसे सोच रहे थे? मैं तो ये सोचा था रेडियली आउटवर्ड फोर्स आ जाएगा अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो वेलोसिटी कम अटेन कर पाएगा।
नहीं तो बाहर हाँ। निकल जाएगा। फ्लक्स लेंज लॉ से कैसे सोचा? अरे लेंज लॉ से अरे हमने फ्लक्स। फ्लक्स इसका इस डायरेक्शन में बढ़ा दिया फ्लक्स, तो ये इस डायरेक्शन में अपना फ्लक्स बढ़ाना चाहेगा। ऑलरेडी इसका इसी डायरेक्शन में फ्लक्स था फील्ड, हाँ। तो ये खुद को स्ट्रॉन्ग कर लेगा ना। अच्छा ऐसे, ठीक ठीक है। चल ठीक है। हम्म। क्वेश्चन नंबर 12th। सर 12th वाला नहीं आया। बी वेरिएबल है, हम्म। देखते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉन ये है, तो बी वेरिएबल है तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो क्यू ई इंटू आर टॉर्क है बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, ये अल्फा है। ई हाफ डी आर हाफ आर डी बी बाय डी टी, क्या बना, आर स्क्वायर कट गया, ये अल्फा आ गया। तो चेंज इन ओमेगा मिल गया अल्फा डेल्टा टी। क्या पूछा है, चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट, तो Q बाय 2m चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम I टाइम्स चेंज इन ओमेगा। ये समझ में आया। I है mr स्क्वायर डेल्टा ओमेगा अल्फा डेल्टा टी इंटू क्यू बाय, ऐसा बनाए गंदा सा आंसर। आपने 1/4 नहीं आएगा फिर तो इससे। 1/4 क्या है, आपने को अल्फा में 1/2 मिस कर दिया। कहाँ अल्फा में 1/2 एक मिस कर दिया, एक 1/2 इधर भी मिस कर दिया 1/4। तो सर मतलब लेकिन इसमें फोर्स से करते तो आंसर 1/2 आता। फोर्स से क्यों करेंगे, मतलब मैंने ऐसे करा था कि QV भी इक्वल टू मैंने उसको mv स्क्वायर बाय r के इक्वेट कर दिया था। नहीं 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 नहीं, नहीं रेडियस कांस्टेंट है, वो फिर गड़बड़ हो जाएगा अपना। वो कांस्टेंट ही था। मतलब शायद कुछ और है जो उसकी रेडियस को कांस्टेंट करे हुए है, हम ये मानेंगे। शायद कोई और है जो एनर्जी तो प्रोवाइड नहीं कर रहा है लेकिन रेडियस को कांस्टेंट करे हुए। मतलब आपने एक एक्स्ट्रा फोर्स है तो फिर इसका टॉर्क भी आएगा। ऐसा मान लो, रस्सी से बांध लो, रस्सी से बांध दिया, अब आएगा क्या इसका टॉर्क। तो क्वेश्चन ये था, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से टॉर्क आएगा, टॉर्क की वजह से एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी, उसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होगा। ठीक। 13th 13 14 13 बता दीजिए। 13 चिल है। Thin metallic tube of radius carries a current. Calculate on the tube that tries to compress it. है ना। तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो अंदर आएगा μ0 ni/2, ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू एक किसी की स्ट्रिप, वही अभी जो किया था मैंने। वही, हाँ। इसकी ये स्ट्रिप अलग कर दो, 0 होगी ना मैग्नेटिक, ये स्ट्रिप अलग की। तो इस पे अब इस स्ट्रिप का आंसर अगर हम बी मानते तो इसका साइड व्यू देखें, तो इस स्ट्रिप का, तो बाहर दोनों का 0 है, तो इसका बी है तो उसका भी बी है बचे हुए का। ये समझ में आया। ब्लू ले लेते हैं। ऐसे कुछ एरोज हालांकि मैंने सही नहीं बनाए हैं, एरोज ऐसे होने चाहिए। ब्लू का ये है तो रेड का ये है, लेकिन अंदर देखें तो ब्लू का ये है और रेड का भी यही है। बाहर 0 क्यों होगा, बाहर तो कुछ आएगा ना। बाहर नहीं आता ना, 0 आता है ना सोलेनॉइड के लिए। सोलेनॉइड नहीं है, अलोंग इट्स लेंथ है। अलोंग इट्स लिखा है क्या, हाँ सिलेंडर वो वायर वाले केस ट्यूब। अरे वही है, बंदा बन जाएगा। लॉन्ग है। हाँ, यहाँ भी 0, यहाँ भी μ0 ni। करंट अलोंग करंट अलोंग लिखा है ना, अलोंग है। हाँ अलोंग है, अलोंग 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 है। अलोंग तो 4 एम्पियर लिखा है। ठीक है, पहले मैंने जो माना वही मान के दिखाऊंगा, पहले हमने ऐसा माना। ठीक है, ठीक है, तो ये होता। अब इसका भी, तो इसका भी बी बराबर, क्योंकि बाहर 0 होना है तो दोनों का बी बराबर, तो किसी एक का भी μ0 ni/2 है, तो इस वाले का बी इस पॉइंट पे μ0 ni/2 है।
और अगर हम फोर्स निकालें तो इस वाली स्ट्रिप पे फोर्स कितना आएगा, इसका करंट हमारे पास है। स्ट्रिप लेकिन कैसी ली, मैंने स्ट्रिप ली ऐसी है, कोई दिक्कत नहीं, करंट ऐसा है, फोर्स निकाल देंगे इस पर, है ना, μ0 Ni/2 ऐसा। तो μ0 Ni/2 L dx इनटू करंट कितना बनेगा, I2 कैसे, L dx इनटू करंट, इस पे आएगा टोटल Ni, ये बनेगा। और एरिया से डिवाइड कर दूं तो L dx ये बन जाएगा। वैसे जो क्वेश्चन था अब उस पे क्या, by2 कैसे सोचा सर? अभी तो बता रहा हूँ जब से क्या है। अच्छा ये 2b का समेशन μ0 Ni है तो 1b का μ0 Ni/2। ओके, चलो अब जो क्वेश्चन था अलोंग द लेंथ था, तो बस एरो ही बदल जाएंगे, बाकी सब डिस्कशन सेम रहेगा। फील्ड का वेरिएशन चेंज है क्यों, इस पे वो फील्ड अलग आती है ना इस पे। क्यों, इसकी अंदर भी 0 आता है और बाहर भी ऐड होता है। बाहर ऐड होता है हाँ। अंदर भी 0 है तो इसका और दूसरे पार्ट का अंदर कट रहा होगा, अंदर कट रहा होगा तो दोनों का b बराबर लेंगे, बाहर जुड़ रहा होगा तो b प्लस b इज इक्वल टू इसका बाहर कितना बनता है μ0/4 2i इनसाइड बाय r। तो एक किसी का b μ0/4 i इनसाइड बाय r। तो अब हमें इस पे करंट निकालना है, तो इसका करंट ऐसा था, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा था, तो फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है, BIL। तो BI I आएगा I इनसाइड I नॉट इंटू R d थीटा बाय 2πr। BI और लेंथ कितनी आएगी L, ये फोर्स आएगा अपॉन एरिया। एरिया इसका कितना आता बच्चे का, R d थीटा इंटू, तो प्रेशर आया B की वैल्यू खुद कितनी है μ0 Ni/2, μ0 Ni/2 इंटू I, R d थीटा L कट गया अपॉन 2πr। आई स्क्वायर था सर, तो I स्क्वायर 2 बार I आया ना, हाँ ठीक है वही लिखा था। म्यू नॉट I/4 है इसकी वैल्यू b, म्यू नॉट 4 आ रहा है और अच्छा नहीं वो हाँ ये आया था, ये जो भी कुछ और μ0 Ni की जगह कुछ और था, सोलेनॉइड के म्यू I/4 ये था μ0 I0 बाय 4πr इंटू, सही है, I0 बाय 2πr, सही है, 2πr नीचे ले चुके हैं। तो μ0 I स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर r स्क्वायर, ये प्रेशर है, ठीक है। आई इन से क्या मतलब है, क्या आई इन से मतलब ये जो पूरे लूप में करंट बह रहा है वही है ना, मतलब है ना, हाँ ठीक है, टोटल करें ये बना है ना। समझ गए, हाँ सर। हाँ वैसे इलेक्ट्रिकल प्रेशर सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, और यही हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर भी होता है, और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी होती है। तो ये दोनों चीजें सेम आती है। तो मैग्नेटिक में भी मैग्नेटिक प्रेशर और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी सेम आएगी। तो मैग्नेटिक आएगी क्या, b स्क्वायर बाय 2 μ0 होता है, हाँ μ0/4 ये 2i बाय r, 2 μ0 आ गया, 8 वही बन गया। तो k के टर्म्स में भी लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं, वो तो ये आया ना मैग्नेटिक प्रेशर का, अब तुम सीधे ये लिख सकते हो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक प्रेशर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी और इलेक्ट्रिक प्रेशर एक ही चीज, ठीक है। तो सीधे इससे रिजल्ट डिराइव हो जाएगा, आ गया ना समझ में।
तो एक काम की जुगाड़ थी। 13 हो गया। चल 14 उसमें मतलब दोनों सरफेस भी सेम ही है। हाँ 13 हो गया, 14 हो गया, हाँ 15 हो गया पक्का, हाँ 16 चले चले आ गया 16। हाँ यहाँ से यहाँ रखोगे, यहाँ एनर्जी m डॉट b1 m डॉट b2 तो डेल्टा हो जाएगी। हाफ हो जाएगी। आधी हो जाएगी। म्यू 0 ni, और बस वो याद रखो एज पे कितना होता है म्यू बाय 0। ठीक, हाँ चलो 17 चले चले सर इसमें क्या बोलते हैं F1 का कोई रोल नहीं था ना, F1 तो दिया ही नहीं था एक्चुअली। डायरेक्शन निकालने की जरूरत है। मैग्नीट्यूड अकेला पूछा है, मैग्नीट्यूड ही पूछा है। हाँ नहीं वो 18, पता 19 वो एंगल वगैरह पता करना पड़ता है उसके लिए। 19 का 2 वाला बता दीजिए। डायरेक्शन डायरेक्ट माइनस के बाद में तो F2 के लिए वर्टिकल बोल दिया था ना। नहीं तो वो तो कब कर लेना 18 बोलो। इन कोऑर्डिनेट सिस्टम इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैग्नेटिक तो 19 का सेकंड 19th का सेकंड outer cylinder 19 वाला conductor पूरा बता B दीजिए आप। potential V relative to the inner. A static magnetic field B exists on the center directed out the plane of the paper. ज्योमेट्री लगेगी। Electron is set free with negligible velocity at surface of inner cylinder under condition V equal to V naught, B equal to 0. Find the velocity when it hits outer cylinder. पहला पार्ट तो सीधे सीधे वर्क एनर्जी थ्योरम से हो जाएगा, पहला पोटेंशियल डिफरेंस वाले से। Starts out with a velocity u naught in radial direction and the condition v equal to 0, b naught equal to 0. v क्या है? v पोटेंशियल है। वोल्टेज तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो गया सीधे अंदर? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मैग्नेटिक का फिर क्वेश्चन में बचेगी तो है लेकिन सिर्फ तो सर्कल बनेगा, को उससे सर्कल कम काट कर देना देंगे। सर्कल से। हाँ वो ऑर्थोगोनल होगा इनर वाले सर्कल के। बिल्कुल ओके ऐसे जाएगा। टच कराना है सर बार वाले। टच करा के टच कराना टच कराना टच कराना है just। क्रिटिकल लिखा है। ओके और अच्छी बात है। भाई उसके बराबर हो हाँ पाइथागोरस के सॉल्व। ज्योमेट्री से हो गया। हाँ ज्योमेट्री से। 20 चले उसका आंसर आ रहा था कुछ? नहीं उसका आंसर डिनोमिनेटर कुछ हाँ कुछ अलग आ रहा था। तो इसमें सिर्फ छोटे वाले सर्कल का रोल आएगा। इस वाले का रेजिस्टेंस आएगा, इस वाले का रेजिस्टेंस आएगा। पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है ना, रो टाइम्स इसकी लेंथ 5 पाई आर नेगलेक्ट कर देंगे प्लस 6 आर हाँ प्लस 4 पाई आर। हाँ सही है 9 पाई हाँ सही है। लेकिन आंसर इस ऐसा दिया नहीं है और इससे इसका आएगा 5 पाई आर। डिनोमिनेटर तो प्लस पाई कर किया है। हाँ मतलब उन्होंने बहुत ही अलग आंसर दे रखा है। अब आई नॉट को रेशो में बांट दो। वही तो आई नॉट को जब रेशो में बांटोगे तो नीचे कुछ अजीब सा बनेगा। 14 पाई प्लस 6 ही बन रहा था अपॉन 14 पाई आर प्लस 6। तो डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ आएगा, उनका डिनोमिनेटर कुछ और है। 2 प्लस 3 पाई ऊपर वाला दे रखा था, जो ऊपर देते हैं ना उनने हाँ उनने ये ले लिया है टोटल को। आपसे से करंट आया तो होना ये इस तरह का आंसर चाहिए, जो निकाला होगा वो सही। सर ये ऊपर वाले का कैसे लिखा है आर? रेड कलर से टोटल लेंथ लिख दी ना। 5 पाई आर प्लस 6 आर प्लस अंदर का 4 पाई आर। ये लेंथ लिखी, ये लेंथ लिखी, ये 5 पाई आर हो गई दोनों रेड वाले। हाँ हाँ अंदर की ये 4 3 पाई आर आर। ऊपर 3 आर नीचे 6 आर हो गया। अच्छा ये 6 आर। ये 2 पाई 2 आर 4 पाई आर। नेगलेक्ट कर दिया था मैंने इसको नेगलेक्ट कर दिया 6 आर को। क्यों? 6 आर को नेगलेक्ट कैसे कर दिया? नहीं अरे यार उसको कुछ भी किया तो ठीक है ऐसा बनेगा ही। ये है वो कुछ गड़बड़ है उसमें। चलो 21 मैग्नेटिक फील्ड कैसे ले लेंगे? ये समझ में नहीं आया। मैग्नेटिक फील्ड तो इसकी आएगी नहीं, इन दोनों की आएगी नहीं। इस सर्कल की ले लो, इस सर्कल की ले लो। हाँ ठीक है ठीक हाँ इस सर्कल की लिख लोगे ना। हाँ 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 करंट डिवाइड करने में इसका रूल और आएगा। इसकी लिख लोगे
तो ये ऊपर वाले की आ गई और नीचे वाले की तो हम लिख ही सकते हैं। हाँ बस चलो 21 इसमें इसमें attractive कंट्रोल repulsion में कैसे चार्ज करें? कैसे फ्लो बता कर दिए वो ना, करंट force कैसा तो- होगा वो नहीं समझ में आ रहा। अ स्मॉल फ्लैट कंटूर। अरे ये कंटूर की मीनिंग का लफड़ा हो रहा था यार। वो कंटूर पता ही नहीं मतलब था। करंट फ्लो कर अट्रैक्टिव लग रहा है। वो अगले current flowing in it is placed successively at 3 points on the axis of solenoid in which current also flows हाँ in same direction. ठीक है, the points are at middle of the solenoid at end phase 2 and outside the solenoid at distance equal to 1/2 of the length. Okay, अच्छी बात. The plane of the contour and the plane of cross section are parallel. अच्छी बात. Which of these points does the contour experience greatest interaction with? तो 1 पे आए। With the solenoid and at which the force is minimal. वो मेरे ख्याल से फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, वो कंटूर तो मुझे कॉइल ही लग रही है एक। हाँ नीचे इसका नीचे तो वाले क्वेश्चन में भी दिया हो। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रेडियली फोर्स आएगा। हाँ एफ रेडियल। तो ठीक है, तो कितना आएगा टोटल? नेट फोर्स तो 0 हो जाएगा लेकिन टेंशन जरूर डेवलप होगी। करंट की डायरेक्शन सही है क्या? वो तो सही है, वो तो क्योंकि नीचे वाले क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल दिया था सर। पहले में वर्टिकल होगा, नीचे में हॉरिजॉन्टल होगा। और क्या? हाँ तो वर्टिकल मतलब फिर वो लिखा भी तो है। वर्टिकल जाएगा। अरे लिखा है सर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है दोनों। चलो जो भी है, तो इसमें टेंशन आएगी बस, फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, क्योंकि नेट फोर्स तो कट ही जाएंगे ना ऐसे बने। हाँ सर, इस पे नेट फोर्स कट जाएगा। लेकिन ये बी वेरिएबल नहीं है। हाँ हाँ, बाकी में आएगा। कांस्टेंट इस पे कट जाएगा सेंटर पे। हाँ एक्स पे कट जाएगा बाकी में वेरिएबल। बाकी पे अब हम ऐसे निकालेंगे कि फील्ड लाइन बाहर ऐसी बनेगी। अब जब हम कॉइल बनाएंगे ना, कॉइल ऐसी है ना, तो कॉइल पे करंट ऐसा है, कॉइल पे, ठीक है। और अब हम जब डायरेक्शन देखते हैं इस पे, तो करंट ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, आई बी, फोर्स आता ऐसे, अंदर ही खींचे। समझ गए? तो इनका नेट कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा अट्रैक्टिव। ओके ठीक। यस। मैक्सिमम इंटरेक्शन कब आएगा? कैसा मैक्सिमम इंटरेक्शन? तो जब फील्ड, हाँ जब फील्ड सबसे ज्यादा डाइवर्ज कर रही होगी। हम एनर्जी के डेरिवेटिव से निकाल देंगे, पता है इंटरएक्टिव फोर्स। सेंटर से किसी भी एक्स पे मान ले तो इसकी एनर्जी एम बी लिख सकते हैं, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, और अल्फा और बीटा एक्स के टर्म में आ जाएंगे। ये एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, डेल यू बाय डेल एक्स। झल गया ये? चले। मैक्सिमम मिनिमम निकालना तो फ्लक्स जितना ज्यादा पास होगा जैसे उतना मैंने ज्यादा यहाँ से ये x लिया, यहाँ से ये L माइनस एक्स लिया, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड एट x कितना बनेगा? म्यू 0 ni बाय 2 कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा आएगा ये, कॉस बीटा आएगा ये, है ना, कॉस अल्फा ये, और कॉस अल्फा कितना बनेगा? x बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस L माइनस एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर का, ये बनेगा बी। अब एनर्जी एम डॉट बी और डेरिवेटिव करोगे फोर्स आ जाएगा। ठीक। तो सेंटर पे फोर्स 0 होगा, एज पे फोर्स ज्यादा आएगा। तो इसका डेरिवेटिव चेक करना है। अगला क्वेश्चन, at a small distance from solenoid carrying a current, there is a place in which a solenoid the direction of current are shown by arrows. How does the contour move? ये रोटेट करेगा ना? इस पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ मूव भी कर सकते हैं ऐसी। सर बस ये बताइए, अल्फा और बीटा आपने कहाँ पे लिए थे? ये होता ही है, ये फॉर्मूला होता है यार, अल्फा और बीटा ऐसे, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा बनता है। तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक तो ऐसी बनेगी, बाकी लाइंस ऐसी बनेगी। तो इसके अलावा अरेंज करने की कोशिश करेगा। तो इस पे टॉर्क आएगा, हाँ बिल्कुल, है ना, और टॉर्क की डायरेक्शन क्या आएगी? आई और बी, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे और बड़ा डॉट, या शायद क्रॉस,
IB क्रॉस है क्या? ऐसा बनेगा इस पे डॉट, तो ये ऊपर भी जाएगा और रोटेट भी करेगा। इस एक्सिस के बाद रोटेट भी करेगा और ऊपर भी उठेगा। ऊपर भी उठेगा, अच्छा ठीक ठीक है। अब कॉइल छोटी है तो उठेगा, इफेक्ट नेग्लेक्ट कर दो, सिर्फ रोटेट करने वाला लिख दो। हमने पूछा ही है वो तो मूव करेगा, मतलब कैसे रोटेट करेगा वो नहीं पूछना। तो करेगा मतलब अरे रोटेट करेगा ना इसके अबाउट, हाँ रोटेट करेगा मूव। और डायरेक्शन पलट देंगे तो उल्टी तरफ रोटेट करेगा। बिल्कुल, बस यही पूछ रहे हैं। थ्योरेटिकल है बस, ऊपर और नीचे न्यूमेरिकली नहीं निकालेंगे हम इसमें, न्यूमेरिकली तो गत हो जाएगी बना निकालने। पर ये ऊपर और नीचे एक्चुअली में छोटी कॉइल में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे फ्लो कर रहा है उस पर डिपेंड कर जाएगा। हाँ तो डॉट और क्रॉस एक्सचेंज हो जाएंगे ना, तो एक बार ऊपर उठेगी एक बार उल्टी घूमेगी। हाँ सही। ऊपर मतलब उसी प्लेन में ऊपर उठेगी। हाँ उसी प्लेन। हाँ ठीक। वो ऊपर उठेगी। अब वो नेग्लेक्ट इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि वो स्मॉल डिस्टेंस तो डिस्टेंस स्मॉल है तो हमने वो बी के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर, हाँ ठीक। टॉर्क के इफेक्ट को ही अकेले लिखा है। पहले वाले में टॉर्क 0 था, फोर्स नॉन 0 था पहले वाले केस में। दूसरे में उल्टा है, फोर्स 0 है, टॉर्क नॉन 0। ठीक, चलो चलो तो कल मिलते हैं सुबह। सर बस एक चीज और पूछनी थी सर, जेवलिन थ्रो में कोई ऐसा खास तो फिजिक्स नहीं है ना, वही नॉर्मल जो हम पढ़ते हैं वही सब हो सकता है वही ना? है हाँ, बताया तो था 45 से ऊपर से देखना है। नहीं मतलब आ सकता है ना, क्योंकि अब तो ये फेमस हो गया ये इवेंट, इसलिए नहीं आएगा, फेमस हो गया है ना। चलो कल मिलते हैं। हाँ बोलो, कल पूछ लो। एडजस्ट करो कल 7 बजे जो क्लास है वो थोड़ा सा डिले हो सकती है, 9-10 बजे का। 7 थोड़ा जल्दी। ओके तुम बता ना। नहीं मैं आ जाऊंगा, थोड़ा सा डिले हो जाता है। क्यों? ठीक है कोई दिक्कत। अब मैंने अनाउंस कर दिया, तुम्हें तब बोलना चाहिए था वहीं। अब तो कमिटमेंट कर ही दिया रे। सारे बच्चे तो हैं ही सर। कोचिंग कितने बजे खुलेगी ये बताओ। जिनको आना है वो तो नहीं। ठीक है 7 बजे 6:45 तक आ जाना। अरे जल्दी तो उठने की आदत डालो रे। जल्दी आने की सोच रहे थे। कब? 5 बजे। वो अभी जाके बैठ जाएगा, बता दो। अब मैंने 7 बजे बोल दिया तो 7 बजे ही है, ठीक है। अब चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं इसको। वो सर रिकॉर्ड होगी ना क्लास? रिकॉर्ड होगी। वेव्स पड़ेगी जल्दी डाल। वो सर YouTube पे आप जैसे लाइव स्ट्रीम होती है वो नहीं हो सकती क्या? मतलब हम भी वही तभी देख लेंगे। अरे वो यार साफ सा नहीं दिखता, उस पर गंदा दिखता है बहुत। इतना तो एडजस्ट देख लेंगे, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। देखते हैं। नहीं सर, रिकॉर्ड ही ठीक है। तो रिकॉर्ड भी तो हो ही जाती है, YouTube पे लाइव रिकॉर्ड भी हो ही जाती है। लाइव रिकॉर्ड करना आसान होता है, YouTube पे लाइव करने में दिक्कत होती है। एक बार अभी करा तो था। हाँ करा तो ऑप्टिक्स की चल रही थी क्लास पूरे बैच में। अरे वो टेक्स्ट नहीं दिखता, कभी लाइट तेज आ जाती है उस पर, कभी कुछ हो जाता है खराब था वो। मोबाइल से करना पड़ता है। टेलीग्राम पे भी आ गई लाइव स्ट्रीम में तो रिकॉर्ड कर देंगे हम, है ना, जिनको देखना। प्रोजेक्टर से नहीं हो सकता? प्रोजेक्ट वैसे नहीं हो सकता नहीं। अगर मैथ्स पढ़ना है जनरल से गए थे 3 सब्जेक्ट पढ़ा करो। हाँ 3 पढ़ने ही पड़ेंगे। मैं तो तुम्हें 9 अरे 9 9:30 तक फ्री कर दूंगा, फिर तुम दिन भर जो करना है। टाइम के हिसाब से लगता नहीं है कि 3 पढ़ पाएंगे। मैं तो 9:30 बजे फ्री कर दूंगा तुम्हें जो करना है 9:30 के बाद करो, तुम्हारी मर्जी। आज तो सिर्फ केमिस्ट्री और मैथ्स पूरा अगली शीट किसकी करनी है? यही वेव्स जो मैं पढ़ाऊंगा उसी की शीट। वेव्स की शीट कल डिस्कस हो जाएगी ना? वेव्स की शीट अलग से मिलेगी। आपसे ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन होगी हर क्लास? क्या डिस्कशन ये रात को? तो डिस्कशन अभी नहीं पता, मैं बता दूंगा। अगर होगा तो रात में यही 7 बजे 7:30 बजे तो ऑनलाइन ही रखना, ऑफलाइन मत कर देना। ठीक है चलो तो कल मिलते हैं अपन। वेव्स की अलग शीट अभी आप डाल देंगे ऐसा? नहीं मेरे पास है नहीं, वो घर पे उधर ही रखी है, कोचिंग पे ही है। कोचिंग पे मिल जाएगी, सुबह फोटो खींच के डाल देंगे। ठीक है सर, बाय। चलो ठीक है, ओके बाय बाय सर, गुड नाइट। बाय बाय। बाय।